चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे। देखो, जो ये सिस्टम्स होते हैं, कोई भी सिस्टम मतलब क्या होता है? सेट ऑफ प्रोसीजर, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, ताकि कोई प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर सके, उनको सिस्टम कहते हैं। किसी भी चीज का जो कॉम्बिनेशन होता है ताकि अपन कोई बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए, उसको सिस्टम कह देते हैं। दो तरीके के आपके सिस्टम होते हैं, एक तो होते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, एक होते हैं आपके नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। क्या मतलब होता है इंटीग्रेटेड का और क्या मतलब होता है नॉन इंटीग्रेटेड का? मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपके बिजनेस में सपोज डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ करके एचआर डिपार्टमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट है। अगर हर डिपार्टमेंट अपना डेटाबेस अलग मेंटेन करता है, इसका अलग डेटाबेस है, इसका अलग डेटाबेस है, इसका अलग डेटाबेस है, इसका अलग डेटाबेस है, तो उसको नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा जाएगा। बट अगर हर डिपार्टमेंट का कॉमन डेटाबेस है, सारे डिपार्टमेंट एक ही डेटाबेस को काम में ले रहे हैं, उसमें अकाउंट्स का भी डेटा स्टोर हो रहा है, सेल्स का भी, प्रोडक्शन का भी, एचआर का भी, तो उसको इंटीग्रेटेड सिस्टम्स कह देते हैं। मतलब नॉन इंटीग्रेटेड में हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, सब लोग अपना अपना डेटाबेस। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स कौन से होते हैं? जो डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या होता है? यहाँ पे हर डिपार्टमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता, सारे डिपार्टमेंट अपने आप में अलग है, सबका अपना डेटा है, सबके पास अपना खुद का डेटाबेस है, सबके पास। वो लोग एक दूसरे से, हर डिपार्टमेंट यहाँ पे नॉन इंटीग्रेटेड में कम्युनिकेट तो करेंगे, एक दूसरे से बात तो करेंगे, बट सब अपने अपने डेटा पे ही काम करते हैं। जो जिनके पास जो डेटा है, अकाउंट्स वाला अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग काम करेगा, सेल्स वाला खुद का डेटाबेस पे काम करेगा, प्रोडक्शन वाला अपने, एचआर वाला अपने पे काम करेगा। तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होते हैं? हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम कर रहा है, हर डिपार्टमेंट का ओन डेटा सेट होता है, सबका खुद का डेटा सेट होता है, सब लोग कम्युनिकेट तो करेंगे बट अपने डेटा सेट पे ही कम्युनिकेट करेंगे। तो जब ऐसा होता है कहीं पे, तो उससे क्या होता है? दो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब अगर कोई बिजनेस में नॉन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स काम में लिए गए हैं, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स काम में लिए गए हैं, तो उससे दो तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। कम्युनिकेशन गैप कैसे होएगा कि अकाउंट्स वाला बंदा कह रहा है मैं सेल्स वाले से बातें नहीं करूंगा, मैं अपने आप में अलग हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे सेल्स डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। सेल्स वाला कह रहा है अगर प्रोडक्शन वाले ने उससे कुछ भी पूछा तो सेल्स वाला उसको सही जवाब नहीं दे रहा, या जो भी है। तो हो सकता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहा है, सब डिपार्टमेंट मिलजुल कर काम नहीं करते नॉन इंटीग्रेटेड में, तो कम्युनिकेशन गैप की प्रॉब्लम आ सकती है, या मिसमैच डेटा हो सकता है। मिसमैच, सबका डेटा अलग अलग हो सकता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो कह रहा है कि अपन को उस बंदे से इतने 30,000 रुपए लेने हैं, रिसीव करने हैं, जबकि सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि उस बंदे से आपको सिर्फ 25,000 रुपए ही लेने हैं, 5,000 वो पहले ही दे चुका है। तो मिसमैच डेटा भी अगर हो सकता है, अगर सब डिपार्टमेंट का डेटाबेस अलग अलग होगा, सब डिपार्टमेंट नॉन इंटीग्रेटेड वे में काम करेंगे, तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है और मिसमैच डेटा हो सकता है। ये होता है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, सब डिपार्टमेंट का डेटाबेस अलग अलग है, पूरी कंपनी का एक डेटाबेस नहीं है, हर डिपार्टमेंट अपना अलग डेटाबेस मेंटेन कर रहा है, तो उससे मिसमैच डेटा हो सकता है और कम्युनिकेशन गैप आपका आ सकता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम्स क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम्स, अब अपन इसी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम्स क्या होते हैं? ईआरपी का मतलब क्या होता है? ईआरपी का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी का मतलब क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या होते हैं इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम्स या एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स? क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम, ईआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटीग्रेटेड का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे डिपार्टमेंट्स का एक कॉमन डेटाबेस है, उसको इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम कह सकते हैं। क्या होते हैं इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम्स? ये पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम मतलब यहाँ पे जो ईआरपी सिस्टम होगा, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा,
यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा वो ऐसा होगा कि जो कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेशन बिठाएगा, ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा जो कोऑर्डिनेट करेगा सारी चीजों को, जितनी भी बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज है सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी आपके पास एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर हो रही है वो सारी की सारी कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। जो भी बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए, जो भी बिजनेस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज की जरूरत है वो सब क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। बिजनेस प्रोसेस कोई भी हो सकता है। बिजनेस प्रोसेस फॉर एग्जांपल ऑर्डर फुलफिलमेंट का बिजनेस प्रोसेस हो सकता है। ऑर्डर फुलफिलमेंट समझते हैं आप लोग, ऑर्डर आया, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और हमने कस्टमर को सामान पहुंचा दिया, उसके बीच की जो स्टेजेस है या बिलिंग का जो प्रोसीजर होता है, कोई भी प्रोसीजर हो उसमें सारी रिसोर्सेज यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे, इंटीग्रेटेड में, इंफॉर्मेशन भी कोऑर्डिनेटेड होगी, सबकी एक्टिविटीज में सारा काम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। मतलब इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम, यहाँ पे कॉमन डेटाबेस एंड मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन, ये दो कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं। इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम में कॉमन डेटाबेस एंड मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन, ये दो कंसेप्ट आप काम में लेते हो। अब इसका मतलब क्या होता है, कॉमन डेटाबेस का मतलब क्या हुआ, कॉमन डेटाबेस नाम से समझ में आता है अपन को, कॉमन डेटाबेस का मतलब क्या हुआ, मतलब सबका डेटाबेस एक है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे एचआर डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, सब लोगों का डेटाबेस एक ही है। सब लोग इसी डेटाबेस पे रियल टाइम मतलब हाथ की हाथ डेटा को इसी डेटाबेस में स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहिए डेटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं, जो उनको चाहिए वो निकाल भी सकते हो, जो चाहिए वो डाल भी सकते हो, पर सब लोग एक ही डेटाबेस पे काम करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन डेटाबेस कंसेप्ट काम में लिया जाता है। इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम में हर डिपार्टमेंट का अलग डेटाबेस नहीं है, सारे डिपार्टमेंट्स का मिला जुला कर एक ही डेटाबेस है। उस डेटाबेस में रियल टाइम पे हर डिपार्टमेंट अपना डेटा को स्टोर भी कर सकता है, अपना डेटा को रिट्राइव भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होगी वो हमेशा रिलायबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए कि जब चाहो जब आपको इजीली एक्सेस कर सको, इजीली शेयरेबल होनी चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह आपको शेयर करनी है तो आसानी से इंफॉर्मेशन को शेयर कर सको। तो कॉमन डेटाबेस में ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे जो रिलायबल होनी चाहिए, इजीली एक्सेस कर सको और उसको इजीली शेयर भी कर सको। कॉमन डेटाबेस या इंटीग्रेटेड ईआरपी में दो कांसेप्ट्स काम में लिए, एक तो कॉमन डेटाबेस का मतलब सारे डिपार्टमेंट्स एक ही डेटाबेस में डेटा को स्टोर भी कर रहे हैं, वहां से रिट्राइव भी कर रहे हैं रियल टाइम पे, और इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रिलायबल, एक्सेसिबल एंड इजीली शेयरेबल। अब ये मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन, इसका मतलब क्या होता है, मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन का मतलब क्या होता है, क्या नहीं, यहाँ पे ये अलाउ करता है। देखो कोई भी जो ईआरपी सिस्टम होता है, अपन डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि ईआरपी के कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स का मतलब होता है पार्ट्स, या पार्ट्स में आप अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हो। पार्ट्स, ईआरपी के कौन से पार्ट्स होते हैं, जो भी बिजनेस में काम हो रहा है, जितने भी बिजनेस में डिपार्टमेंट्स होते हैं सब इसके पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप फाइनेंस से रिलेटेड आपका एक मॉड्यूल हो सकता है, यहाँ पे आपका सेल्स से रिलेटेड मॉड्यूल हो सकता है, यहाँ पे आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सब अपन डिटेल में इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे बाद में। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड मॉड्यूल हो सकता है, यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड मॉड्यूल हो सकता है कि जो सामान आया है उसको कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पे जो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करो उसको कैसे मैनेज करना, वो भी एक मॉड्यूल, उसका भी एक पार्ट हो सकता है। यहाँ पे इक्विपमेंट की, जो बिजनेस में इक्विपमेंट सब काम में लोगे, कौन सी मशीन की प्लानिंग, कौन सा खरीदनी है, कब खरीदनी है, वो भी एक मॉड्यूल हो सकता है। तो एक ईआरपी सिस्टम में, ये तो मैंने कुछ ही नाम लिया, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं ईआरपी के अंदर। एचआर से रिलेटेड भी यहाँ पे एक मॉड्यूल हो सकता है, मार्केटिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे एक मॉड्यूल हो सकता है। तो मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन मतलब आप जो आपको नीड है, जितनी आपको नीड है, आप सिर्फ और सिर्फ वो मॉड्यूल आप चूज कर सकते हो, सिर्फ वो मॉड्यूल आप चूज कर सकते हो। मुझे कोई ईआरपी सिस्टम है, उसमें मुझे फाइनेंस और मार्केटिंग, सिर्फ ये दो चीजों की जरूरत है, तो मैं सिर्फ ये दो मॉड्यूल्स इससे ले सकती हूँ, बाकी सारे मॉड्यूल्स मुझे इससे लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मिक्स एंड मैच, ये फैसिलिटी भी ये देता है, मिक्स एंड मैच फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ,
सपोज वेंडर वन जो है, वेंडर मतलब जो मुझे प्रोवाइड करवाता है ईआरपी सॉफ्टवेयर, वेंडर वन का मुझे फाइनेंस मॉड्यूल अच्छा लगता है तो उससे मैं फाइनेंस वाला खरीद सकती हूँ। वेंडर टू का मुझे एचआर मॉड्यूल अच्छा लगता है तो उससे एचआर वाला खरीद सकती हूँ। वेंडर थ्री का मुझे मटेरियल मैनेजमेंट अच्छा लगता है तो मैं उससे वो वाला यूज में ले सकती हूँ। मतलब आपको एक ही वेंडर से पूरा ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, मिक्स एंड मैच फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। अलग अलग वेंडर से आप अलग अलग मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको उसमें अच्छा लगता है। आप अपना नया मॉड्यूल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मुझे लगता है कि मेरा बिजनेस, मेरे जो लोग हैं वो मार्केटिंग में शानदार है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पीपल मार्केटिंग में अच्छा है, तो मार्केटिंग वाला मॉड्यूल तो मैंने खुद का ही काम में ले लिया, सेल्फ ओन, जो मेरा खुद का था उसको काम में ले लिया। बाकी मैंने वेंडर वन, वेंडर टू, वेंडर थ्री, तीन अलग अलग वेंडर से कुछ कुछ मॉड्यूल्स उठा लिए और जितनी जरूरत है सिर्फ उतने चूज कर लिए। दैट इज मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम, इंटीग्रेटेड मतलब यहाँ पे सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड हैं, जितनी भी रिसोर्सेज, जितनी भी एक्टिविटीज, जितना भी आपका पास इंफॉर्मेशन है, सब चीजें यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड होती हैं। यहाँ पे दो कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं, तो कॉमन डेटाबेस, एक मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन का कंसेप्ट काम में लिया जाता है। कॉमन डेटाबेस मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे बिजनेस के अंदर सब लोग अपना एक ही कॉमन डेटाबेस काम में लेंगे। पहले क्या हो रहा था, नॉन इंटीग्रेटेड में सबके पास अपना अलग अलग डेटाबेस था, यहाँ सबके पास एक ही डेटाबेस है। उसी डेटाबेस पे रियल टाइम पे आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हो, रिट्राइव भी कर सकते हो। यहाँ जब भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी तो वो रिलायबल होगी, एक्सेसिबल होनी चाहिए, इजिली शेयरेबल होनी चाहिए। मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन मतलब यहाँ पार्ट्स में सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं, जितना जरूरत है उसका, जो पार्ट आपको जरूरत है सिर्फ उसी पार्ट को आप ले सकते हो, आपको पूरा ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। मिक्स एंड मैच कंसेप्ट भी काम में लिया जाता है, जिस वेंडर का जो मॉड्यूल पसंद है सिर्फ उस वेंडर का वो मॉड्यूल भी आप ले सकते हो, अलग अलग वेंडर्स से भी अलग अलग मॉड्यूल्स ले सकते हो, या आप खुद का भी कोई नया मॉड्यूल ऐड कर सकते हो ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर पाओ। ये फैसिलिटी अपन को ईआरपी सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। तो कॉमन डेटाबेस एंड मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्या होता है और क्या नहीं होता। ईआरपी जो सिस्टम्स हैं, ईआरपी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हर तरीके के बिजनेस में काम में लिए जा सकते हैं। ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है वो हर तरीके के बिजनेस में आप काम में ले सकते हो, कैन बी यूज्ड, इट कैन बी, इट मतलब इंटीग्रेटेड ईआरपी की बात कर रही हूँ मैं, अब सब अपन इंटीग्रेटेड की बात करेंगे पूरे चैप्टर में। तो इट कैन बी यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस, किसी भी तरीके का बिजनेस हो हर जगह काम में लिया जा सकता है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो तो भी ईआरपी काम में ले सकती है, और लार्ज बड़ी बड़ी कंपनियां हो तो भी आपका ईआरपी काम में ले सकती है। तो हर टाइप का बिजनेस ईआरपी को काम में ले सकता है। देन एडवांटेजेस, ईआरपी सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा करना, ज्वाइन करना, कंबाइन करना, इंटीग्रेट करना। तो ईआरपी सिस्टम को आप इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है, क्यों मैं ईआरपी को इंटीग्रेटेड कहती हूँ, क्या सब चीजें कनेक्टेड है, क्यों ऐसा कहती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। आपने एक जगह पे चेंज किया और सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो ऑटोमेटिकली हर जगह चीजें अपडेट हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, जितने भी आपके फंक्शंस हैं, सब चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्डर आया, लाइक किसी ने मुझे ऑर्डर प्लेस किया, कस्टमर ने, तो मैंने जो सेल्स डिपार्टमेंट था उसने सिर्फ ये एंट्री कर दी, इस बंदे ने इस चीज के लिए ऑर्डर किया, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट ने एंट्री कर दी कि इस बंदे ने ये टॉप मांगा है, ठीक है, कोई टॉप। अब ऑटोमेटिकली यहाँ उसने एंट्री की, ऑटोमेटिकली जैसे ही उसको सामान डिलीवर हो गया, ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री में वो माइनस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपनी अकाउंट्स बुक में आ जाएगा कि अमाउंट अपनों को रिसीव हो चुका, अकाउंट्स में एंट्री हो जाएगी कि वो रिसीव हो चुका।
मतलब हर चीज ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। आपको सिर्फ एक जगह पे ये चीज अपडेट करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ एक डिपार्टमेंट में जाकर, मतलब एक डेटाबेस की एक ही टेबल पे अपडेट करनी पड़ेगी। सारी टेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली हर जगह अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे मार्केटिंग वाले बंदे ने सिर्फ एक जगह पे ये अपडेट किया कि इस बंदे को ये टॉप रिसीव हो चुका है या इस चीज के लिए ऑर्डर आ चुका है। तो ऑर्डर आ चुका है तो आप इन्वेंट्री में उतना माइनस कर दो, क्योंकि अब वो मेरे स्टॉक में नहीं, मतलब जो अवेलेबल है उसमें से अपन माइनस कर देंगे। पहले 500 क्वांटिटी थी, अब अपन 499 क्वांटिटी कर देंगे, क्योंकि एक चीज का ऑर्डर ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। अकाउंट्स में एंट्री हो जाएगी कि उस बंदे से इतना पैसा लेना है या उससे इतना रिसीव हो गया। और भी जो मटेरियल मैनेजमेंट, इतना रॉ मटेरियल और मंगवाना है, आपके पास खत्म हो रहा है स्टॉक तो आपको इतना और रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। ये सब चीजें सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। तो आपको सिर्फ एक जगह पे जाकर अपडेट करना है और बाकी सारी चीजें जो भी उससे कनेक्टेड है सब जगह जाकर यहाँ ऑटोमेटिकली चीजें अपडेट हो जाती हैं। इसीलिए इसको इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन कहा जाता है, इसीलिए ईआरपी को इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा जाता है। इंटीग्रेटेड मतलब सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। देन रिडक्शन ऑफ लीड टाइम। अब ये लीड टाइम का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है लीड टाइम का मतलब क्या होता है? आप में से कोई भी मुझे बता सकता है लीड टाइम का मतलब क्या होता है? एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट द लीड टाइम? क्या मैम स्पेयर टाइम, आइडल। नहीं 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 नहीं। और कोई कुछ बताना चाहेगा लीड टाइम का मतलब? मतलब कितना टाइम लगता है ऑर्डर प्लेस करने के बाद डिलीवरी आने में? मतलब कौन सा ऑर्डर और कौन सी डिलीवरी, कोई एग्जांपल? मान लो रॉ मटेरियल परचेज किया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कौन खरीदेगा? जो मैन्युफैक्चरर है, रॉ मटेरियल वो खरीदता है। तो कितना टाइम मैन्युफैक्चरर को लगता है ऑर्डर प्लेस के बीच में एंड जो सामान उसने रिसीव किया उसके बीच में जो टाइम गैप होता है उसी को लीड टाइम कह देते हैं। उसी चीज को लीड टाइम कहते हैं। तो लीड टाइम, यहाँ पे लीड टाइम कम लगेगा। मतलब मैन्युफैक्चरर ने ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे रॉ मटेरियल चाहिए और 2 दिन के अंदर अंदर उसके पास रॉ मटेरियल रिसीव हो गया। तो लीड टाइम इसी चीज को कहा जाता है, टाइम गैप बिटवीन द प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग इट, उसके बीच में जो टाइम गैप होता है। मतलब यहाँ मैन्युफैक्चरर जो ऑर्डर प्लेस करता है, कस्टमर नहीं, मैन्युफैक्चरर जो ऑर्डर प्लेस करता है खरीद कोई रॉ मटेरियल के लिए, प्रोडक्शन के लिए, उसको उसके बीच में जो टाइम गैप होता है उसी को लीड टाइम कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये लीड टाइम कम लगता है, मतलब ऑर्डर प्लेसिंग से ऑर्डर रिसीविंग का जो टाइम है वो कम लगता है। क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ सारे सिस्टम्स इंटीग्रेटेड होते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे मॉड्यूल्स कनेक्टेड है। आपका फाइनेंस कनेक्टेड है, आपका प्रोडक्शन कनेक्टेड है, आपका परचेज कनेक्टेड है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट कर रहा है। जैसे ही रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी, प्रोडक्शन वाला परचेज को हाथ के हाथ इंटीमेट करेगा, परचेज वाला हाथ के हाथ ऑर्डर प्लेस कर सकता है, क्योंकि सब चीजें कनेक्टेड है, सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली पता चल रही हैं। एंड यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का काम मिल जाता है, लाइक ईएफटी। ईएफटी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, आप लोग पढ़ चुके हो। हाथ की हाथ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह फंड्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो ये ईआरपी के थ्रू आप वेंडर्स को, अपने जो रॉ मटेरियल वेंडर्स हैं उनको अपन हाथ के हाथ पैसा भी दे सकते हैं, तो वो सामान मुझे जल्दी से जल्दी डिलीवर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को जब सामान की अवेलेबल, जब जरूरत होगी तब उनके पास वो सामान अवेलेबल होगा। व्हेन दे नीड, जब उनको नीड होगी तब उनके पास सामान हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो टाइम कम लगेगा ऑर्डर प्लेसिंग से ऑर्डर रिसीविंग के बीच में। जब जरूरत है तब उनके पास सामान हमेशा अवेलेबल मिलेगा, बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं रहेगा। जैसे ही शॉर्टेज होने वाला है, प्रोडक्शन ने हाथ के हाथ परचेज किया, परचेज ने हाथ के हाथ ऑर्डर प्लेस किया और सामान आ जाएगा। तो जब आपको जरूरत होगी तब सामान हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए सामान हमेशा अवेलेबल रहेगा, क्योंकि सब कुछ क्या है, इंटीग्रेटेड है ना। आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप काम में ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट बेनिफिट है, अभी तक अपन 2 बेनिफिट्स पढ़ चुके हैं ईआरपी के। एक तो अपने इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन की, आपको सिर्फ एक जगह अपडेट करने की जरूरत है, हर चीज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। सेकंड अपन ने पढ़ा इसके अंदर, दैट इज रिडक्शन इन लीड टाइम। आपका लीड टाइम कम लगेगा, मतलब ऑर्डर प्लेसिंग से रिसीविंग का जो टाइम है वो कम लगेगा। जब ऑर्गेनाइजेशन को सामान की जरूरत है तब उसके पास वो सामान अवेलेबल रहेगा। थर्ड बेनिफिट क्या होता है? ऑन टाइम शिपमेंट।
ऑन टाइम शिपमेंट, या शिपमेंट भी बहुत टाइम पे होता है। ईआरपी की हेल्प से जो शिपमेंट हो रहा है वो बहुत टाइम पे होता है। शिपमेंट मतलब कस्टमर तक सामान पहुंचाना। ईआरपी में बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं इस काम करने के लिए, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मॉड्यूल्स होते हैं इस काम को करने के लिए। किस काम को करने के लिए कि टाइम पे फिनिश गुड्स डिलीवर हो जाने चाहिए कस्टमर्स को, टाइम पे फिनिश गुड्स डिलीवर हो जानी चाहिए कस्टमर को। इस चीज के लिए ईआरपी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। ईआरपी के अंदर जैसे मॉड्यूल्स हैं आपके पास परचेज, जैसे मॉड्यूल है यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट, क्या खरीदना है, रॉ मटेरियल हमेशा रहेगा तो मशीन्स रहेंगी, आप हाथ का सामान बना सकते हो, उनकी प्रोडक्शन कब कितना प्रोड्यूस करना है ताकि कस्टमर को सामान पहुंचाने में दिक्कत ना हो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें ईआरपी में इंटीग्रेटेड होती हैं। ये सारी चीजें ईआरपी में ऑटोमेटिक होती हैं। ये इनकी वजह से ईआरपी में एरर आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं क्योंकि सब काम ऑटोमेटिक है। इंसान करता तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, पर सब कुछ ऑटोमेटिक है तो एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कस्टमर तक फिनिश गुड्स टाइमली डिलीवर हो जाता है। तो ऑन टाइम शिपमेंट, ऑन टाइम शिपमेंट मतलब ईआरपी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो इसी चीज का काम करते हैं कि कैसे भी हमें कस्टमर तक फिनिश गुड्स टाइम पे पहुंचाना है। कौन से मॉड्यूल्स हैं, लाइक परचेज, रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हो, फिर मटेरियल जो है उसको मैनेज करना, उसका प्रोडक्शन करना, उसको सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारा काम यहाँ पे इंटीग्रेटेड होता है, कनेक्टेड होता है, ऑटोमेटिक होता है। एक जगह पे चेंज हुआ अपने आप ही सब जगह में ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हर जगह अपडेट हो जाता है। एरर आने के चांसेस कम है क्योंकि इंसान नहीं कर रहा, मशीन सारे काम कर रही है। तो टाइम पर कस्टमर का सामान पहुंच मतलब ज्यादा जल्दी कस्टमर तक सामान पहुंच जाता है, टाइम पे डिलीवरी कस्टमर तक हो जाती है। फोर्थ बेनिफिट है इसका, दैट इज रिडक्शन इन साइकिल टाइम। अब ये साइकिल टाइम क्या होता है, कोई बता सकता है? साइकिल टाइम क्या होता है, कोई बता सकता है? साइकिल टाइम का मतलब, साइकिल टाइम का मतलब कोई बता सकता है? प्रतीक, साइकिल टाइम का मतलब बेटा? नहीं पता। नहीं पता। देखो लीड टाइम का मतलब तो क्या था, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था कि मैन्युफैक्चरर ने जो ऑर्डर प्लेस किया उसको जो सामान मिला। साइकिल टाइम का मतलब यहाँ पे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहते हो, कस्टमर ने जब ऑर्डर प्लेस किया और कस्टमर को जब सामान डिलीवर हुआ उसके बीच में जो टाइम गैप होता है उसी को साइकिल टाइम कहते हैं। कस्टमर ने आज ऑर्डर प्लेस किया, कस्टमर जो मेरा कंज्यूमर गुड्स का कस्टमर का, रॉ मटेरियल्स नहीं, मैं जो फिनिश गुड्स बना रही हूँ, लाइक मैंने कोई कपड़ा बनाया तो कस्टमर ने मुझे उस कपड़े के लिए ऑर्डर किया और कब मैंने कस्टमर को सामान डिलीवर किया, उसके बीच में जो टाइम गैप होता है उसी को अपन साइकिल टाइम कह देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ईआरपी सिस्टम के अंदर सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अपडेटेड रहता है। यहाँ पे हमेशा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अपडेटेड रहता है। कस्टमर को ऑर्डर आया, हाथ की हाथ डेटाबेस में उसकी एंट्री हो जाएगी, कस्टमर का इतना ऑर्डर है, इन्वेंट्री में वो माइनस आएगा, सारा काम हाथ की हाथ, एंड टू एंड सारा काम हो जाएगा। सारा काम मशीन कर रही है, सारा काम ऑटोमेटिक हो रही है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इसलिए कस्टमर तक सामान पहुंचने में जो समय लगता है वो यहाँ पे कम लगता है क्योंकि सब काम ऑटोमेटिक है। नहीं इंसान करेगा तो उसको टाइम लग सकता है, गलतियां हो सकती है, बट सब काम मशीन कर रही है, ऑटोमेटिक हो रही है। तो टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड डिलीवरी टू द प्रोडक्ट, डिलीवरी मतलब कस्टमर को जो डिलीवर कर रहे हो उनके बीच में जो टाइम गैप होता है उसी को साइकिल टाइम कहते हैं, और वो यहाँ पे कम होता है क्योंकि सारा काम क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ द ईआरपी सिस्टम, नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या है ईआरपी सिस्टम के? Next benefit of ERP system is improved resource utilization. ERP की हेल्प से जितनी भी रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन भी और अच्छा हो सकता है। रिसोर्सेज जो है उनका यूटिलाइजेशन भी और अच्छा हो सकता है। कैसे अच्छा हो सकता है रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन? यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे ईआरपी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक मॉड्यूल होता है, लाइक मटेरियल को मैनेज करना, जो सामान आया, इक्विपमेंट्स है उनको मैनेज करना, प्लांट्स मशीनरी वगैरह को मैनेज करना, ये सारे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, वो सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ईआरपी में हमेशा जो आप इन्वेंट्री रखोगे, जो स्टॉक रखोगे, वो मिनिमम लेवल पे मेंटेन करते हो, मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज का स्टॉक मेंटेन नहीं करते। यहाँ पे मशीन का डाउन टाइम कम से कम हो,
अपन ये चाहते हैं, मतलब मशीन का डाउन टाइम, मशीन का डाउन टाइम मतलब किस टाइम मशीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो यहाँ पे जो जिस टाइम मशीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही वो चीज यहाँ पे कम से कम होनी चाहिए, मतलब मशीन हमेशा एक्टिव होनी चाहिए, हमेशा मशीन अच्छे से काम करनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ वही गुड्स यहाँ पे ईआरपी के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी काम में लेती है वो सिर्फ और सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस करती है जिसकी मार्केट में डिमांड है, एक्स्ट्रा कुछ फालतू बनाकर नहीं रखती। एंड यहाँ पे फिनिश गुड्स जो है वो कस्टमर तक एफिशिएंट वे में पहुंचाए जाते हैं। एफिशिएंट मतलब जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी क्वालिटी में बेस्ट प्राइस पे फिनिश गुड्स कस्टमर तक एफिशिएंट वे में यहाँ पे पहुंचाए जाते हैं। क्योंकि ईआरपी में इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, सब इंटीग्रेटेड है, तो उसकी हेल्प से इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम लेवल पे मेंटेन कर पाती है, मशीन का डाउन टाइम उनका कम रहता है, गुड्स वो सिर्फ वही प्रोड्यूस करती है जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, और फिनिश गुड्स कस्टमर को एफिशिएंटली पहुंचाया जा सके, इसके लिए वो काम करते हैं। मतलब यहाँ पे आपकी जो कैपेसिटी है उसको भी और इम्प्रूव किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। अगर आप रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो उससे आपकी इन्वेंट्री मिनिमम लेवल पे मेंटेन करेंगे, मशीन का डाउन टाइम कम आएगा, गुड्स वही प्रोड्यूस करेंगे जिसकी डिमांड होगी, एंड फिनिश गुड्स कस्टमर तक एफिशिएंटली पहुंचा पाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट बेनिफिट है दैट इज बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन अपन कब कहेंगे कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अगर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है अगर आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, कस्टमर की जितनी जरूरत है अगर वो फुलफिल हो पा रही है मतलब कस्टमर सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड होता है, कैसे? क्योंकि वेब इनेबल्ड अगर ईआरपी काम में ले रहे हो, वेब इनेबल्ड मतलब ऑनलाइन ईआरपी का सिस्टम आप काम में ले रहे हो, तो कस्टमर घर बैठे ही कोई ऑर्डर को प्लेस भी कर सकता है, घर बैठे ही उसका ट्रैक भी रख सकता है कि ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा कहाँ तक नहीं, और उसका पेमेंट भी घर बैठे ही कर सकता है। तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन यहाँ बहुत मिलता है, क्योंकि मतलब कस्टमर्स बेटर सेटिस्फाइड रहते हैं ईआरपी सिस्टम को यूज में लेने से। अगर आप वेब इनेबल्ड ईआरपी सिस्टम काम में ले रहे हैं तो घर बैठे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। तो कौन से कस्टमर ने कौन सा आइटम मंगवाया है, एक तो प्रोडक्ट की डिटेल कि कौन सा प्रोडक्ट और किस कस्टमर ने वो ऑर्डर किया था, ये दोनों इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, जो टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, या जो उस ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो उसको देखते हुए अपने कस्टमर्स को बेटर सपोर्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर्स को बेटर अच्छे से और सपोर्ट कर सकती है। आया बात समझ में यहाँ तक? तो अभी तक अपन ने क्या क्या एडवांटेजेस पढ़ लिए, एक बार इनको रिवाइज करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। अपन ने ईआरपी के क्या क्या बेनिफिट्स अपन ने पढ़ लिए। पहला बेनिफिट अपन ने पढ़ा इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। ईआरपी सिस्टम को इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, कनेक्टेड सिस्टम्स क्यों कहते हो? क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक जगह चेंज करो, हर जगह ऑटोमेटिकली चेंजेस जाएंगे, क्योंकि एक ही डेटाबेस में सारा काम हो रहा है, इंटीग्रेटेड है सबका। रिडक्शन इन लीड टाइम, जब आपने रॉ मटेरियल मंगवाया और रॉ मटेरियल पहुंचने के बीच में जो टाइम होता है उसको लीड टाइम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास सामान इंटीग्रेटेड है, सबका ऑटोमेटिक है, ईएफटी काम में ले रहे हो तो जब चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को तब उसके पास वो सामान अवेलेबल रहेगा। ऑन टाइम शिपमेंट, यहाँ बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं कि कैसे भी कस्टमर्स को फिनिश गुड्स टाइम पे डिलीवर होने चाहिए। तो परचेज, मटेरियल, प्रोडक्शन, सेल्स, ये सब इंटीग्रेटेड है, ऑटोमेटिक है, एरर आने के चांसेस कम है, तो इसलिए कस्टमर तक सामान टाइम से पहुंच जाता है। रिडक्शन इन साइकिल टाइम मतलब कस्टमर ने जब ऑर्डर प्लेस किया और कस्टमर को जब अपन ने डिलीवर किया उसके बीच में जो टाइम गैप होता है उसको साइकिल टाइम कहते हैं। सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, ऑटोमेटिक है, तो इसके ये जो टाइम है साइकिल टाइम यहाँ पे बहुत कम लगता है। इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यहाँ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन और इंक्रीज हो सकता है। सारे डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल, प्लांट, तो उसको इन सबको कनेक्ट, इतने सारे कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है, इसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री मिनिमम लेवल पे मेंटेन कर सकती है, मशीन का डाउन टाइम कम हो सकता है, गुड्स वो सिर्फ वही प्रोड्यूस करें जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, और फिनिश गुड्स कस्टमर तक इफेक्टिवली एफिशिएंटली पहुंच सकते हैं। बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर कब सेटिस्फाई होगा? जब उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होगी। अगर आप वेब इनेबल्ड ईआरपी काम में लेते हो तो घर बैठे ही ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, ट्रैक भी कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो। तो किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया, सारी इन्फॉर्मेशन टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास है, तो ऑर्गेनाइजेशन उस टेक्निकल डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए, कस्टमर्स को बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अभी तक अपन ने 6 एडवांटेजेस कर लिए ईआरपी सिस्टम के।
नेक्स्ट एडवांटेज सेवेंथ एडवांटेज करते हैं ईआरपी सिस्टम का, दैट इज इम्प्रूव्ड सप्लायर परफॉर्मेंस। सप्लायर कौन होगा? जो बिजनेस को रॉ मटेरियल दे रहा है, जो मैन्युफैक्चरर जिससे सामान खरीद रहे हैं वो उसके लिए सप्लायर होगा। रॉ मटेरियल जो खरीदेंगे जिससे भी, वो उनके लिए सप्लायर होगा। तो सप्लायर की परफॉर्मेंस भी कैसे इंप्रूव हो सकती है? ईआरपी की हेल्प से। ईआरपी सिस्टम्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं एक तो वेंडर मैनेजमेंट। अब ये वेंडर मैनेजमेंट क्या होता है कि कौन से वेंडर से आपने कितना सामान खरीद रखा है। मैंने सप्लायर 1 से इतना रॉ मटेरियल खरीद रखा है, सप्लायर 2 से ये वाला रॉ मटेरियल, सप्लायर 3 से ये वाला रॉ मटेरियल, इसका इतना आ गया, इतना बाकी चल रहा है, इसका इतना आ गया, इतना बाकी चल रहा है, एंड सो ऑन। इसको इतना पेमेंट करना है, इतना बाकी चल रहा है, इसकी इस क्वालिटी का आता है, इसका इतने रुपए का आता है, इसका इतने रुपए का आता है, एंड सो ऑन। तो ईआरपी सिस्टम्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं वेंडर मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट सपोर्ट टूल्स। प्रोक्योरमेंट सपोर्ट टूल्स क्या होते हैं? प्रोक्योर मतलब क्या होता है? खरीदना, परचेज करना। तो परचेजिंग से रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है, उनको सपोर्ट करने के लिए जो टूल्स अपन को चाहिए वो सब ईआरपी प्रोवाइड करवाता है। तो ईआरपी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रोवाइड करता है? तो वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है, प्रोक्योरमेंट सपोर्ट टूल्स कि प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज जो भी होती है, खरीदने के लिए जो भी काम होता है, खरीदते वक्त जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो, उनके लिए जो टूल्स आपको चाहिए वो सारे टूल्स कौन आपको प्रोवाइड करवाएगा? ईआरपी प्रोवाइड कराएगा। मतलब खरीदते टाइम आप प्राइस के लिए नेगोशिएट करते हो, हाँ, मोल भाव करते हो। आप प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि अपन महंगा ना खरीद लें और अपन के पास अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सामान आना चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए टूल्स कौन प्रोवाइड करवाएगा? आपको ईआरपी प्रोवाइड करवाएगा कि आप प्राइस के लिए नेगोशिएट भी कर सकते हो वेंडर से, आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हो कि इससे महंगा आप सामान नहीं खरीदोगे तो अलार्म बज जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, रेड अलर्ट आ जाएगा, क्वालिटी इतनी, ये स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए, इससे हल्की क्वालिटी का हम सामान नहीं खरीदेंगे। तो बेसिकली ईआरपी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप अपने जो सप्लायर के साथ रिलेशंस हैं वो मेंटेन कर सकते हैं कि उसके साथ कैसे क्या रिलेशंस आप रहेंगे। वेंडर क्या काम कैसे कर रहा है, वेंडर की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं कि कब वो सामान डिलीवर कर रहा है, कितने दिन उसको डिलीवर करने में लगते हैं। ये सब ईआरपी में मेंटेन हो सकता है कि मैंने आज ऑर्डर किया और 10 दिन बाद उसने मेरा सामान डिलीवर किया, 10 दिन बाद उसने मेरा सामान डिस्पैच किया। वेंडर कब क्या काम कर रहा है और कौन सी क्वालिटी का वो मुझे सामान भेज रहा है, ये सारी चीजें आप कहाँ मेंटेन कर सकते हैं? ईआरपी सिस्टम के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो इम्प्रूव्ड सप्लायर परफॉर्मेंस, सप्लायर की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करी जा सकती है ईआरपी सिस्टम की हेल्प से कि हम कौन से सप्लायर से ज्यादा सामान खरीदें, किससे नहीं। तो ये वेंडर मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट सपोर्ट टूल्स अपन को प्रोवाइड करवाता है। जितनी भी प्रोक्योरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उन सबको सपोर्ट करने के लिए जो टूल्स चाहिए, इसकी हेल्प से मैन्युफैक्चरर प्राइस के लिए नेगोशिएट भी कर सकता है, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकता है और सुपीरियर क्वालिटी का सामान भी ले सकता है। बेसिकली ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप अपने सप्लायर्स के साथ कैसे क्या रिलेशंस मेंटेन करें, वेंडर क्या क्या काम कर रहा है, वो किस क्वालिटी का सामान आपको भेज रहा है, ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए ईआरपी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज है ईआरपी सिस्टम का, दैट इज इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? चेंज एज पर द चेंज इन द रिक्वायरमेंट। अगर मार्केट में कोई भी चेंज हुआ तो ईआरपी में भी चेंजेस होने चाहिए। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो अक्रॉस द डिपार्टमेंट फ्लो करती है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन होगी वो परचेज वाले को पता है, तो वो सेल्स वाले को पता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन सबकी एक ही डेटाबेस में पड़ी है। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे, मतलब सारी इंफॉर्मेशन सबको पता होती है यहाँ पे, तो कंपनी क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाती है। अगर मार्केट की कोई भी कंडीशन में कुछ भी चेंज हुआ तो ईआरपी जो है वो क्विकली हाथ की हाथ उसको रिस्पॉन्ड कर सकती है। आपको बार बार हर जगह जाके चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट बोलता है कि अब कस्टमर को ये सामान नहीं ये सामान चाहिए, तो हाथ की हाथ कंपनी उसको रिस्पॉन्ड कर सकती है। सेल्स ने अपने उसमें चेंज किया तो हाथ की हाथ प्रोडक्शन को पता चल गया, प्रोडक्शन ने परचेज को बोल दिया अपन को इस क्वालिटी का रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ेगा, और
परचेज ने एचआर को बोल दिया अपन को इस तरीके के एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी जो कंप्यूटर पे काम करे, मैनुअल काम नहीं करेंगे, तो लोगों को अब इस तरीके की रिक्वायरमेंट की जरूरत है, लोग इस टेस्ट पे लोग ज्यादा जा रहे हैं, ये वाला मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। तो ईआरपी सिस्टम मार्केट में कुछ भी चेंज उसको क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन्फॉर्मेशन एक ही डिपार्टमेंट की एक डिपार्टमेंट में नहीं रहती, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में फ्लो करती है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंजेस करना, चेंजेस एज पर द चेंज इन द रिक्वायरमेंट, जैसे मार्केट की रिक्वायरमेंट आई हाथ किया था आपने चेंज कर दिया। नेक्स्ट बेनिफिट है इसका, दैट इज रिड्यूस्ड क्वालिटी कॉस्ट। रिड्यूस्ड क्वालिटी कॉस्ट, क्वालिटी को जो मेंटेन करने की जो कॉस्ट है वो भी कम लग सकती है ईआरपी में। आप क्वालिटी किस चीज को आप कहते हो क्वालिटी? क्वालिटी मतलब कोई चीज एक्सीलेंट काम कर रही है तो अपन कहते हैं अच्छी क्वालिटी का सामान है। अगर कोई चीज स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, स्पेसिफिकेशन जैसा मैंने स्पेसिफाई किया था ये चीज ऐसी चलेगी ऐसी चलेगी ऐसी चलेगी और वैसी चल रही है, तो मैं मतलब कहूंगी कि वो क्वालिटी उसकी अच्छी है। फिटनेस फॉर यूज, आप अगर जैसा आपको यूज में लेना है वैसा आप उसको काम में ले पा रहे हैं तो आप कहोगे वो सामान अच्छी क्वालिटी का सामान है। वैल्यू फॉर द प्राइस, प्राइस को देखकर भी क्वालिटी डिसाइड करते हो। कोई सामान 5 रुपए का है और वो खूब चल रहा था, आप क्या कहते हो? उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कि उसकी प्राइस की वर्थ निकाल चुके हैं अपन। कोई सामान 50,000 का लाए पर वो 2 दिन में खराब हो गया, तो आप क्या कहते हो? उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। क्यों? क्योंकि उतनी वर्थ अपन उससे उतना यूटिलाइज कर ही नहीं पाए जितना उसके लिए प्राइस पे कर चुके। तो क्वालिटी किस चीज को कहते हो? कि कोई सामान अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है या स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, आप उसको प्रॉपर्ली यूज में ले पा रहे हैं, या जो प्राइस है उसकी वर्थ अपन को मिल पा रही है, तो अपन कहेंगे उस चीज को की क्वालिटी है। सीबीएस, सीबीएस सिस्टम में क्या होता है? सॉरी सीबीएस नहीं, सॉरी ईआरपी सिस्टम। ईआरपी सिस्टम में क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, सेंट्रल डेटाबेस होता है, मतलब सब लोगों के लिए एक ही डेटाबेस है। तो यहाँ पे जो रिडंडेंट डुप्लीकेशंस कुछ भी आता है, किसी चीज का कोई भी डुप्लीकेट वर्जन होगा तो वो यहाँ पे हटा दिया जाएगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे ये ध्यान रखा जाता है कि अगर एक जगह आपने चेंज किया, सिंगल जगह अगर आपने चेंज किया तो उसका इफेक्ट थ्रू आउट पड़ेगा, उसका इफेक्ट जो है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे, थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन उसका इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि यहाँ यही तो होता है, अगर आपने एक डिपार्टमेंट में चेंज किया तो सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड, ऑटोमेटिकली हर डिपार्टमेंट में कुछ भी चेंजेस आएंगे। तो किसी भी एक प्रोसीजर में अगर आपने चेंज किया तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट पे पड़ेगा। तो अगर एक जगह क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश की, बेसिकली यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फंक्शन काम में लिया जाता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये होता क्या है कि क्वालिटी को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक बंदे की, एक डिपार्टमेंट की नहीं होती। क्वालिटी को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर डिपार्टमेंट की है। तो यहाँ पे अगर सेल्स वाला, मार्केटिंग वाला बंदा बोलता है अपन को इस क्वालिटी पे काम करना है, तो हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्वालिटी के ऊपर काम करने की। परचेज वाला उसी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदेगा, प्रोडक्शन वाला उसी क्वालिटी का फिनिश गुड्स बना कर देगा, एचआर वाला उसी क्वालिटी के लिए एफिशिएंसी उतनी मेहनत करेगा कि उस क्वालिटी का सामान बना सके, और सेल्स वाला उसी क्वालिटी का सामान बेचेगा। तो अगर आपने एक जगह चेंज किया तो पूरी जगह उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे यहाँ पे फोकस किया जाता है कि क्वालिटी को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक डिपार्टमेंट की नहीं होती, क्वालिटी को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर डिपार्टमेंट की होती है, और ईआरपी में ये आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो इससे आपकी क्वालिटी कॉस्ट भी, क्वालिटी को जो मेंटेन करने की कॉस्ट है वो आपकी कम आ जाएगी। देन नेक्स्ट बेनिफिट है ईआरपी का, दैट इज बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटी। ईआरपी की हेल्प से बेटर तरीके से आप प्लान कर सकते हो चीजों के लिए, फ्यूचर के लिए, और बेटर सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है क्या नहीं। ईआरपी की हेल्प से अपन बेटर तो प्लानिंग कर सकते हैं और बेटर एनालाइज कर सकते हैं अभी क्या सिचुएशन चल रही है और क्या नहीं चल रही है। देखो ईआरपी जो है वो प्लानिंग फंक्शन को बूस्टअप करता है, बूस्टअप मतलब फास्ट करता है। ईआरपी की हेल्प से जो भी आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत फास्ट कर सकते हैं। कैसे फास्ट कर सकते हैं? यहाँ सब चीजें यूनिफाइड हैं। यूनिफाइड का मतलब इंटीग्रेटेड, सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं। तो आप सब चीजों को देखकर समझ सकते हो कि अगर मैंने यहाँ ये चेंज किया तो यहाँ ये चेंज करना पड़ेगा, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, तो इसके अकॉर्डिंग मैं पूरी प्लानिंग कर सकती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं।
तो ईआरपी के अंदर बहुत सारे तरीके के डीएसएस काम में लिए जाते हैं। डीएसएस क्या होता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। ये डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बेसिकली एक ट्री होता है कि अगर आपने ये काम किया तो उसका ये इम्पैक्ट आएगा, इस इम्पैक्ट की वजह से यहाँ ये इम्पैक्ट पड़ेगा, इस इम्पैक्ट की वजह से ये इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर अगर ये इम्पैक्ट हुआ तो इन लोगों को भी इम्पैक्ट हो सकता है। एक ट्री टाइप्स बन जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके के डीएसएस होते हैं जिनको अपन एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस आप देख सकते हो। अब ये व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है? व्हाट इफ मैंने अगर ये किया तो क्या होगा मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। व्हाट इफ अगर मैंने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया तो सबको क्या क्या सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि सब चीजें कनेक्टेड है, यूनिफाइड है यहाँ पे। तो आप प्लानिंग ज्यादा अच्छे से प्लानिंग कर पा रहे हैं, ज्यादा बेटर सिचुएशंस को एनालाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे डीएसएस है, यहाँ पे बहुत सारे व्हाट इफ एनालिसिस कर पाते हो। व्हाट इफ अगर आपने बिजनेस के अंदर 50,000 इंट्रोड्यूस कर दिए और पैसा, तो व्हाट इफ उसका फर्क क्या पड़ेगा। व्हाट इफ अगर मैंने बिजनेस से मैं 4 प्रोडक्ट में डील करती थी, ये प्रोडक्ट अगर मैं बिजनेस से कट डाउन कर दूं तो इसका फर्क मेरा बाकी बिजनेस पे क्या पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड है। व्हाट इफ अगर मैंने एचआर डिपार्टमेंट से मैंने 50 लोगों को निकाल दिया, एम्प्लॉइज को निकाल दिया, तो मेरा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसका फर्क क्या पड़ेगा। ये सारी सिचुएशन को एनालाइज करते हो, डीएसएस देखते हो आप, उनकी हेल्प से एक बेस्ट डिसीजन ले पाते हो। उनको देखकर डिसीजन मेकर एक बेस्ट डिसीजन ले पाता है। तो ईआरपी की हेल्प से आप बेटर एनालाइज भी कर सकते हो सिचुएशंस को, और प्लानिंग भी प्रॉपर्ली कर सकते हो। देन नेक्स्ट एडवांटेज है ईआरपी का, दैट इज इम्प्रूव्ड information accuracy and decision making capability. Improved information accuracy and decision making capability. Information जो है वो ज्यादा एक्यूरेट मिलती है ईआरपी में, और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी आप और मतलब ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं ईआरपी की हेल्प से। जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या क्या? इंफॉर्मेशन आपकी एक तो एक्यूरेट होनी चाहिए, एक इंफॉर्मेशन आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए, एक इंफॉर्मेशन टाइमलीनेस होनी चाहिए। मतलब क्या होता है? एक्यूरेट मतलब एकदम सही होनी चाहिए, रेलिवेंट मतलब डिसीजन मेकर को जो चाहिए वैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिस चीज से रिलेटेड उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वही चीज उसको, और डिसीजन मेकर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही उसके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। टाइमली मतलब जब जरूरत है तब उसके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, जब उसको चाहिए तब उसके पास वो अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो अपन कहेंगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी इन्फॉर्मेशन है, कि एक्यूरेट है, रिलायबल है, टाइमली है, जब चाहिए जब आपको मिल पा रही है। तो ईआरपी में सारी चीजें इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, सब चीजें ऑटोमेटिक हो रहा है काम, यहाँ पे सारा काम ऑटोमेटिक होता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसको देखकर बेटर डिसीजन लिया जा सकता है। आपको यहाँ पे प्रॉपर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सकती है डिसीजन मेकर को, जिसको देखकर वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो सही इन्फॉर्मेशन आएगी और टाइम पे मिलेगी, जब चाहिए जब मिल जाएगी, क्योंकि सारी चीजें इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप उसको देखकर डिसीजन ले सकते हैं। And last benefit है ERP का, that is use of latest technology. ERP जो systems होते हैं उसमें latest information technology का काम में लिया जाता है। latest technology मतलब ये open ended systems भी होंगे। ओपन एंडेड मतलब यहाँ पे अगर आपको कुछ कस्टमाइज करवाना है, इसके अंदर कुछ चेंज करना है, तो इसमें आप आसानी से चेंजेस भी कर सकते हैं। मुझे मार्केटिंग की जगह ये वाला मॉड्यूल चाहिए तो मैं वो भी ले सकती हूँ, कस्टमाइजेशन अलाउ होता है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्निक्स को भी काम में ले रहा है, लेटेस्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल ईआरपी के अंदर ये भी होता है। ये मोबाइल कंप्यूटिंग भी काम में लेता है, मूव करते हुए भी आप कंप्यूटिंग का काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी भी काम में ली जा सकती है, कि एक क्लाइंट है, बाकी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, एक सर्वर है जो उनको सर्विसेज दे रहा है। तो बेसिकली ईआरपी के अंदर जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो काम में ली जाती है। एंड ईआरपी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब चेंजेस कर सकते हैं, कि अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आता है तो वो अपने ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक टेक्नोलॉजी ईआरपी बन गया तो उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, उसको अपडेट कर सकते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है वो सारे एडवांसमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। अपन ने आधे फर्स्ट हाफ तो रिवाइज कर लिए थे, सेकंड हाफ बेनिफिट्स और रिवाइज करते हैं ईआरपी के क्या होते हैं।
इम्प्रूव सप्लायर परफॉर्मेंस, सप्लायर की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया जा सकता है जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ईआरपी आपको एक तो वेंडर मैनेजमेंट, एक प्रोक्योरमेंट सपोर्ट टूल्स प्रोवाइड करवाता है जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज उनको सपोर्ट करेगा। बेसिकली इनकी हेल्प से प्रोड्यूसर जो है प्राइस के लिए नेगोशिएट भी कर सकता है, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकता है और सुपीरियर क्वालिटी का रॉ मटेरियल भी वो ले सकता है। ईआरपी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप अपने सप्लायर्स के साथ कैसे रिलेशंस बनाएंगे, वेंडर्स क्या क्या काम कर रहे हैं उसको मॉनिटर कर सकते हो और वो किस क्वालिटी का हमें सामान दे रहा है ये सब अपन ध्यान दे सकते हैं। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे चेंज कर सकते हो क्योंकि इंफॉर्मेशन हर जगह पे है, हर डिपार्टमेंट में है, एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन एक के पास नहीं है। तो अगर मार्केट कुछ भी चेंजेस मांग रहा है तो उसको आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। क्वालिटी को मेंटेन करने की कॉस्ट कम आएगी। क्वालिटी का मतलब अगर आपका प्रोडक्ट एक्सीलेंट काम कर रहा है, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, बेस्ट लोग जैसा यूज में लेना चाह रहे थे वैसा वो यूज में लिया जा रहा है एंड वैल्यू फॉर द प्राइस, प्राइस की उनको वर्थ मिल रही है, तो मतलब वो प्रोडक्ट क्वालिटी का है। क्योंकि ईआरपी एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ पे जो रिडंडेंट चीजें होती है उनको हटा दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, जो डुप्लीकेट चीजें होती हैं एक जगह चेंज किया तो उसका इम्पैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा। तो यहाँ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे फोकस किया जाता है। टोटल क्वालिटी मतलब क्वालिटी को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डिपार्टमेंट की नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। हर डिपार्टमेंट अगर शुरू से ही क्वालिटी, अगर परचेज वाला ही रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का खरीद रहा है तो प्रोडक्शन वाला सही बनाएगा, सेल्स वाला सही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अच्छी क्वालिटी का सामान बन पाएगा। देन बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटी, ये प्लानिंग को बूस्ट अप करता है ईआरपी। सारी चीजें इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है, फाइनेंस हो, आपका मटेरियल हो, आपका इन्वेंटरी हो, सब चीजें कनेक्टेड है। आपके पास ईआरपी में बहुत सारे तरीके के डीएसएस वो शो करता है, डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिनको देखकर डिसीजन ले सकते हो। एंड बहुत सारे व्हाट इफ एनालिसिस वो प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर आपने ये काम किया तो आपको ये कंक्लूजन मिलेगा, आपने ये किया तो ये कंक्लूजन मिलेगा, ये किया तो ये कंक्लूजन मिलेगा। उनको देखते हुए डिसीजन मेकर्स एनालाइज कर सिचुएशन को बेटर तरीके से डिसीजन ले पाते हैं। देन इम्प्रूव इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। इंफॉर्मेशन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो रेलेवेंट होनी चाहिए जैसा डिसीजन मेकर को चाहिए, टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए। सब चीजें इंटीग्रेटेड हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती है और डिसीजन मेकर उससे देखकर आसानी से डिसीजन ले पाते हैं। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेटेस्ट काम में ली जाती है ईआरपी में। ओपन एंडेड है, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाइंट सर्वर। ये फ्लेक्सिबल भी होता है कि फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस करने हैं, टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट करना है तो आप ईआरपी के अंदर ये सारे एडवांसमेंट्स कर सकते हो। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स होते हैं ईआरपी के, इंटीग्रेटेड ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के, ये सारे आपके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। देन फीचर्स ऑफ एन आइडल ईआरपी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फीचर्स। क्या क्या फीचर्स होंगे किसी आइडल, आइडल मतलब अच्छा, अच्छे ईआरपी सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। कोई भी ईआरपी सिस्टम को अच्छा कब कहोगे, जब उसके ये सारे फीचर्स होंगे। कोई भी आइडियल ईआरपी सिस्टम कब कहोगे, जब वो सारी केटर्स ऑल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी जरूरतें अगर वो उन सबको पूरा कर पा रहा है, मतलब वो राइट डेटा, राइट पॉइंट ऑफ टाइम पे, सही समय पे, राइट पॉइंट ऑफ टाइम एंड राइट यूजर को अगर दे पा रहा है, राइट यूजर, सही डेटा सही समय पे सही यूजर को अगर प्रोवाइड करवा पा रहे हो तो आप कहोगे आपका ईआरपी सिस्टम कैसा, आइडल, अच्छा ईआरपी सिस्टम है। ईआरपी सिस्टम आइडल कब कहोगे, जब ऑर्गेनाइजेशन की सारी जरूरतों को पूरा कर पा रहा है एंड सही डेटा सही समय पे सही यूजर को अगर वो प्रोवाइड करवा पा रहा है तो अपन कहेंगे कि वो ईआरपी सिस्टम का सही है। कोई भी जो आइडल ईआरपी सिस्टम होता है, आइडल मतलब अच्छा ईआरपी सिस्टम, उसके कुछ मॉड्यूल्स हैं, कुछ मॉड्यूल्स हैं, ये कुछ सारे नहीं, कुछ मॉड्यूल्स, मॉड्यूल मतलब कुछ पार्ट्स। कोई ईआरपी सिस्टम तो बहुत बड़ा है, उसके पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी बहुत बड़ी होती है, उसके पार्ट्स होते हैं हैंड्स, आईज, ईयर्स, नोज, थंब, लेग्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वैसे कोई ईआरपी सिस्टम उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो अपन नाम पढ़ रहे हैं अभी पार्ट्स का, डिटेल में इन सारे पार्ट्स को बाद में पढ़ेंगे। कौन से मॉड्यूल्स हो सकते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक मॉड्यूल हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग, सामान बनाना। मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या क्या देखोगे, मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या क्या, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीजों को आप देखोगे, लाइक कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है मैन्युफैक्चर करने की। एक दिन में मशीन 10 घंटे चल सकती है कि 15 घंटे चल सकती है, 10,000 यूनिट बना सकती है कि 15,000 यूनिट बना सकती है।
क्वालिटी कंट्रोल मतलब किस क्वालिटी का सामान वो मशीन बना पा रही है, वो नहीं बना पा रही। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आप ये देखोगे बिल्स ऑफ मटेरियल, जो सामान आया मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे रॉ मटेरियल को, बिल को कितने का रॉ मटेरियल आया, कितना लगा कितना नहीं, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आप मेंटेन करते हैं। तो इनमें से 2-4 नाम याद कर लेना आप लोग, 2-4 ही करना, सारे जरूरत नहीं है नाम याद करने की। देन नेक्स्ट मॉड्यूल है फाइनेंशियल मॉड्यूल। फाइनेंशियल मॉड्यूल में क्या क्या चीजें आप देखोगे फाइनेंशियल के अंदर, लाइक अकाउंट्स पेबल, जानते हैं आप लोग इसका मतलब क्या होता है, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, फिक्स्ड असेट्स के बारे में, फिक्स्ड असेट्स क्या है, जनरल लेजर के बारे में, कैश मैनेजमेंट, इनमें से भी 2-4 बातें याद कर लेना, ये सब फाइनेंस के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है, ये सब फाइनेंशियल मॉड्यूल के अंदर आएगा ये सारी बातें। ह्यूमन रिसोर्स जो मॉड्यूल है उसके अंदर क्या क्या आएगा, जो लोग काम करते हैं उनका पेरोल मतलब उनको कितनी क्या सैलरी देनी है, उनको कितने बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या देने हैं क्या नहीं, उनको क्या ट्रेनिंग देनी है, किस चीज की ट्रेनिंग देनी है, किस चीज की ट्रेनिंग नहीं देनी, टाइम, कौन किस समय पे आता है, कौन किस समय जाता है, अटेंडेंस, कौन आज आया आज नहीं आया, कितने दिन प्रेजेंट रहा, ये सारी चीजें एचआर वाले मॉड्यूल में आप स्टोर करेंगे। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हाँ कोई बता सकता है बेटा सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? अपन ने एसएम में पढ़ चुके हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सोर्स टू डेस्टिनेशन, जितना भी कुछ इन्वॉल्व होता है सामान पहुंचाने तक, आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, फिर प्रोडक्शन किया, फिनिश गुड्स बनाया, उसको डिलीवर किया, कस्टमर तक पहुंचाए, तो ये सारी प्रोसीजर जो होगी वो किसके अंदर आएगी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सोर्स टू डेस्टिनेशन जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं वो सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आती है। तो इसमें जैसे आप ऑर्डर एंट्री, आपका किसी चीज के लिए ऑर्डर आया, आपने इन्वेंट्री उसका मेंटेन, स्टॉक मेंटेन कर रखा है, ये सप्लाई चेन में आएगा। परचेज, आप उसके लिए कोई रॉ मटेरियल खरीदते हो, ये सब चीजें आप किस में मेंटेन करोगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मेंटेन करोगे। देन सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सारे मॉड्यूल्स डिटेल में अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ नाम पढ़ा रही हूँ। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम है जो ईआरपी का ही पार्ट है। यहाँ पे देखा जाता है कि अभी मेरे करंट कस्टमर्स कौन है और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कौन हो सकते हैं, कौन कस्टमर्स और बन सकते हैं, कौन मेरी साइट को बार बार विजिट कर रहे हैं जो मेरे कस्टमर्स बन सकते हैं। कस्टमर्स को कैसे कॉन्टैक्ट, उनकी एड्रेस, उनका फोन नंबर, उनकी डिटेल्स भी सीआरएम के अंदर स्टोर करी जा सकती है। जो ऐसा करते हो कस्टमर, ताकि उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा सके और ये डिसाइड कर सके कि टारगेट मार्केट कौन होगा, किस तरह के लोगों को हमारा ये सामान पसंद आएगा, ताकि उसी तरह के लोगों को वो सामान दिखाया जाए तो हमारा सामान ज्यादा से ज्यादा बिक सके। नेक्स्ट मॉड्यूल है दैट इज, हाँ जी, नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका दैट इज डेटा वेयरहाउस। आप लोग सब जानते हैं डेटा वेयरहाउस का मतलब क्या होता है। डेटा वेयरहाउस जहाँ खूब सारा डेटा स्टोर करके रखा जाता है। रिपोजिटरी ऑफ डेटा, रिपोजिट मतलब डेटा को स्टोर करके रखना। ऑर्गेनाइजेशन का जितना डेटा है उस डेटा को क्यों स्टोर करके रखते हैं, ताकि उसकी हेल्प से रिपोर्ट्स तैयार कर सकें, उस डेटा को एनालाइज कर सकें कि क्या कह रहा है क्या नहीं, डेटा माइनिंग वगैरह सब कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पे रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए आप डेटा को रिट्राइव भी कर सकते हो और डेटा को एनालाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे ETL कंसेप्ट भी काम में लिया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। यहाँ पे डेटा डिक्शनरी भी मेंटेन की जा सकती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं डेटा वेयरहाउस के, ये सारा काम डेटा वेयरहाउस में किया जा सकता है। तो ये सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं, और भी बहुत मॉड्यूल्स हैं। अभी सिर्फ 6 मॉड्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो ये सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं किसी भी ERP सिस्टम के। क्या क्या मॉड्यूल्स है? मैन्युफैक्चरिंग, उसमें अपन कैपेसिटी, क्वालिटी कंट्रोल, बिल्स ऑफ मटेरियल, ये सारी बातें करेंगे। फाइनेंस में अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, फिक्स्ड असेट्स, जर्नल लेजर, कैश मैनेजमेंट, ये सारी बातें करेंगे। HR में पेरोल, बेनिफिट्स, ट्रेनिंग, टाइम अटेंडेंस, ये सारी बातें की जाएगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ऑर्डर आया, इन्वेंट्री, परचेज एक्सेट्रा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कौन करंट कस्टमर्स है, कौन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है,
उनका एड्रेस वगैरह क्या है, उनको और अच्छी सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, टारगेट मार्केट को कैसे चूज करोगे, डेटा वेयरहाउस जहां सारा डेटा रखा जा सकता है ताकि उनको देखकर आप रिपोर्ट्स और एनालाइज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ डेटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं, ETL कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, एंड डेटा डिक्शनरी को मेंटेन किया जा सकता है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए आपको फ्री एंड ओपन सोर्स ERP सॉफ्टवेयर के, इनमें से एक या दो नाम जरूर याद कर लेना। जो भी आपको एग्जांपल्स दिए उनमें से एक या दो नाम जरूर याद कर लेना, ठीक है। Then next topic ERP का अपन पढ़ेंगे, that is risk and controls in an ERP environment. Risk and controls in an ERP environment. ERP के अंदर क्या रिस्क और क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं, ERP के अंदर क्या क्या रिस्क आपको आ सकते हैं। ERP के अंदर बेसिकली दो तरह के रिस्क आ सकते हैं, बेसिकली दो रिस्क आ सकते हैं, क्योंकि हर चीज यहाँ पे सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर्ड है, हर चीज आपका एक ही जगह पे स्टोर्ड है, तो लीकेज, इंफॉर्मेशन लीक आउट हो सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नॉन रिलेटेड बंदा जो उससे रिलेटेड नहीं है वो भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि हर चीज एक ही जगह पे स्टोर होती है। जैसे कि कोई सेल्स डिपार्टमेंट का जो बंदा है वो परचेज, वो प्रोडक्शन, वो वो फाइनेंस वाली डिटेल्स को एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि फाइनेंस वाला डेटा भी वही रखा है, सेल्स वाला डेटा भी वही रखा है, तो ये वाला रिस्क आ सकता है ERP के अंदर, क्योंकि सारा डेटा एक जगह पे रखा है। तो डेटा लीक भी हो सकता है कि फाइनेंस का डेटा सेल्स को पता चल जाए, फाइनेंस का डेटा मार्केटिंग को पता चल जाए, ये सेल्स वाला बंदा फाइनेंस वाले बंदे, फाइनेंस वाले अकाउंट्स का काम कर पा रहा है, तो नॉन रिलेटेड डेटा को भी वो एक्सेस कर सकता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि इनकरेक्ट डेटा बाय द इनकरेक्ट पर्सन, पुटिंग इनकरेक्ट डेटा। इनकरेक्ट डेटा का मतलब गलत डेटा डाल दिया गलत बंदे ने, इनकरेक्ट डेटा इन द सिस्टम अनरिलेटेड यूजर ने डाल दिया। जैसे कि कोई सेल्स वाले बंदे ने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया, जबकि ऑर्डर प्लेस करने का काम तो किसका है, जो परचेज डिपार्टमेंट है उसका है, पर सेल्स वाले बंदे ने खुद ने अगर कोई चीज के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया तो गलत डेटा भी सिस्टम के अंदर एंटर हो सकता है, जो गलत बंदे के थ्रू ये काम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें क्या होती है, सेंट्रलाइज होती है। तो बेसिकली दो तरीके के रिस्क आ सकते हैं किसी भी ERP सिस्टम के अंदर, कि एक तो लीकेज हो सकती है इन्फॉर्मेशन की, और एक इनकरेक्ट डेटा कोई गलत बंदा एंटर कर सकता है। जब भी आप ERP को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट मतलब उसको एक्चुअल यूज में जब लेके आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या रिस्क और क्या क्या कंट्रोल्स रहेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं। ERP को इम्प्लीमेंट करते टाइम आपको क्या क्या रिस्क और क्या क्या कंट्रोल्स फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला अपन इसके अंदर पढ़ेंगे पीपल इशू। लोगों की वजह से, जो लोग काम करते हैं उसकी वजह से भी ERP के इम्प्लीमेंटेशन, क्या पढ़ रहे हैं अपन, ERP के इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ सकती है। जब ERP सॉफ्टवेयर को आप अपने कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो लोगों की वजह से रिस्क भी आ सकता है, उस पर आप क्या क्या कंट्रोल्स लगा देंगे। तो अपन सबसे पहले पीपल इश्यूज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। पीपल इशू, रिस्क, उसके लिए आप क्या कंट्रोल लगाओगे और क्या बेसिस है, एस्पेक्ट, ठीक है। ये पहला है इसके अंदर, दैट इज चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट मतलब क्या रिस्क हो सकता है, अगर लोगों की जॉब प्रोफाइल में कुछ चेंज हो गया, लोगों की जॉब प्रोफाइल में कुछ भी चेंज हो गया, लोगों की जॉब प्रोफाइल में कुछ भी चेंज हो गया, मतलब हो सकता है कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो इरेलेवेंट हो गई, कि अब वो काम की नहीं है, वो वाला काम अब काम के लिए नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, अब वो काम नहीं होता, या कुछ नई जॉब्स ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो गई, तो उसकी वजह से रिस्क आ सकता है। उसकी वजह से हो सकता है प्रॉपर ERP को इम्प्लीमेंट ना कर पाए, मतलब कुछ ऐसा काम था जो इरेलेवेंट हो गया, लोगों को वही आता है, कुछ नया काम और क्रिएट हो गया कि अब ये और काम अपन को ऑर्गेनाइजेशन में करना है, तो आपका ERP के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे दिक्कत आ सकती है। तो आप उसके लिए कंट्रोल क्या लगाओगे, आप प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे लोगों को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्लस वेल डॉक्यूमेंटेड मैनुअल्स होने चाहिए। मैनुअल्स, हर चीज डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में होनी चाहिए कि हाँ ये काम को ऐसे करना है, ऐसे करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ताकि कोई नया बंदा आए तो वो डॉक्यूमेंट्स पढ़कर उस काम को समझ पाए। कोई नया जॉब आया तो उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर लोग समझ सकते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं।
प्लस लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दो, थ्योरेटिकल नहीं। ईआरपी में कैसे काम आपको करना है, जब वो अपने ओल्ड सिस्टम से ईआरपी में ट्रांजिट करेंगे, ट्रांजिट मतलब मूव करेंगे ओल्ड से ईआरपी में, तो उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे जानी चाहिए कि ईआरपी पे प्रैक्टिकली ऐसे काम होता है, सिर्फ किताबों में नहीं, प्रैक्टिकली ईआरपी सिस्टम को उनको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से ईआरपी सिस्टम में काम होता है, ताकि उनको काम करने में कोई दिक्कत ना आए, वो काम स्मूथली काम कर पाए। तो चेंज मैनेजमेंट, अगर लोगों की जॉब प्रोफाइल चेंज हो गई, लोगों की जॉब प्रोफाइल चेंज हो गई, तो कुछ जॉब्स तो ऐसी हो सकती हैं जो इरेलीवेंट हो गई, कुछ जॉब्स ऐसी हो सकती हैं कि नई जॉब्स क्रिएट हो गई, तो इसकी वजह से ईआरपी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो कंट्रोल क्या लगाओगे, लोगों को ट्रेनिंग दो, वेल डॉक्यूमेंटेड मैनुअल्स होने चाहिए एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ लोगों को जब वो ओल्ड से ईआरपी में जा रहे हैं, ताकि उनको उस काम को इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत ना आए, उस काम को करने में उनको कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट भी अपना चेंज मैनेजमेंट बेसिस यही है। अब चेंज मैनेजमेंट किस रिस्क में बात कर रहे हैं, किस तरीके से अगर आप ईआरपी को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी आपका चेंज हो जाएगा। तो किस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है, आपकी प्लानिंग और इम्प्रूव होगी कि नहीं होगी, आपका फोरकास्टिंग को आपको और कितना इम्प्रूव करना पड़ेगा नए ईआरपी पे काम करने के लिए, ये सारे अपने लिए रिस्क हो सकते हैं कि मैं किस लेवल का और फोरकास्टिंग करूं, कितनी और प्लानिंग करूं, मैं मेरी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को और कितना क्या इम्प्रूव करूं, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को मुझे कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आपके लिए एक रिस्क हो सकती हैं कि बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना है या कम इम्प्रूव करना है, इन सारी चीजों को। तो इसके लिए कंट्रोल क्या लगाओगे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। मिशन स्टेटमेंट जानते हो आप लोग, हर एक प्रोजेक्ट का मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। अपन ने पढ़ा था मिशन एसएम के अंदर क्या होता है, जो भी उस प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है ईआरपी को इंप्लीमेंट करते टाइम, वो रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है, इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए होंगी, इतना डिसीजन मेकिंग चाहिए होगा, इतना लेवल तक अपन को इंटरनेशनल लेवल तक फोरकास्ट या नेशनल लेवल तक या लोकल लेवल तक फोरकास्ट करना पड़ेगा, 6 महीने की प्लानिंग करनी है कि 2 साल की प्लानिंग करनी है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और उस डॉक्यूमेंट को साइंड होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट साइन कौन कौन करेगा, तो यूजर जो उस ईआरपी को यूज में लेने वाला है, प्लस एक सीनियर मैनेजर, जो सीनियर मैनेजर होगा वो उसको साइन करेगा। ये दोनों बंदे इसको साइन करेंगे कि ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है, इंप्लीमेंट करते टाइम अपन को ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो चेंज मैनेजमेंट की आपको कितना ईआरपी को इंप्लीमेंट करते टाइम कितना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, कितनी क्या प्लानिंग को इम्प्रूव करना, फोरकास्टिंग को, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को और कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है हमें, ये सारी चीजें हमारे लिए रिस्क हो सकती है। तो कंट्रोल क्या लगाओगे, हर प्रोजेक्ट का एक मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, उस डॉक्यूमेंट पर साइन होगा, यूजर का और सीनियर मैनेजर का प्रॉपर साइन होना चाहिए ताकि वो अपनी बात से कभी पलट ना पाए। ठीक है, देन एक और है इसके अंदर चेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड ही, हाँ जी, थर्ड है इसके अंदर चेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है, थर्ड भी चेंज मैनेजमेंट। अब किस चीज के चेंज मैनेजमेंट की बात की, पहले तो जॉब प्रोफाइल में चेंज हुआ, फिर स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, प्लानिंग वगैरह को कितना इंप्रूव करना है, चेंजिंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आपको प्रोजेक्ट का स्कोप चेंज करना है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करो उसका स्कोप अगर आपको बदलना है तो इसके लिए आप में प्रॉब्लम आपको आ सकती है, रिस्क हो सकता है कि पहले मैं एक ही डिपार्टमेंट के लिए ईआरपी बना रही थी, अब मैं पूरी, पहले मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी 3 बिजनेस है, एक तो क्लोथ्स का, एक फुटवेयर का, एक रेस्टोरेंट का, वो सिर्फ क्लोथ्स वाले के लिए ईआरपी बना रहा था, उसको फुटवेयर वाले के लिए बनाना है, रेस्टोरेंट वाले के लिए, या उसने पहले तीनों के लिए बना रखा था, उसको सिर्फ क्लोथ्स और फुटवेयर पे ईआरपी सिस्टम काम में लेना। अगर आपको अपना स्कोप चेंज करना है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको कंट्रोल, उसके लिए कंट्रोल क्या होना चाहिए कि जो भी चेंज कंट्रोल प्रोसीजर है, जो भी आपका चेंज प्रोसीजर है वो बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि कितना क्या चेंज करना है मुझे। आप ईआरपी रेस्टोरेंट वाले के लिए हटाना है या फुटवेयर के लिए हटाना है या क्लोथ्स के लिए हटाना है या किस में और ऐड करना है, जो भी चेंजिंग का प्रोसीजर वो बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए एंड होल्ड एवरीवन टू देम,
होल्ड एवरीवन, और सब लोग उस चेंज को समझने चाहिए कि अपन को ये सारे चेंजेस करने की अब जरूरत है, अपन ये चेंज करने जा रहे हैं। तो पीपल रिस्क में अपन ने अभी तक अपन ने पढ़ा, चेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड 3 बातें पढ़ी। लोगों की जॉब प्रोफाइल चेंज हो गई, मतलब कुछ जॉब तो इरेलेवेंट हो गई, कुछ नई जॉब्स आ गई, तो कंट्रोल क्या लगा है, लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दो, वेल डॉक्यूमेंटेड मैनुअल्स होने चाहिए आपके पास, प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दो कि किस तरीके से ईआरपी पे काम करना है ताकि उनको काम करने में दिक्कत ना आए। देन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कितनी क्या प्लानिंग करनी है उस स्ट्रक्चर के लिए, जो नया स्ट्रक्चर उसमें कितनी प्लानिंग होगी, कितना फोरकास्ट करना होगा, कैसे डिसीजन लिया जाएगा, कितना और इम्प्रूव करना है, ये रिस्क आ सकता है। तो हर प्रोजेक्ट का मिशन होना चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो साइंड होना चाहिए बाय द यूजर एंड द सीनियर मैनेजर। एंड चेंज मैनेजमेंट रिलेटेड टू द चेंज इन स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर आप अपने प्रोजेक्ट का स्कोप चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से चेंज होगा, उसका प्रोसीजर बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, एंड सब लोगों को समझाओ कि अपन को ये सारे चेंज करने, सब लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, होल्ड एवरीवन, सब लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करने चाहिए कि हाँ ठीक है ये सारी चीजों को अपन को चेंज करना है। ये अपन किसके अंदर पढ़ रहे हैं, पीपल रिस्क एंड पीपल कंट्रोल्स के रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि ईआरपी को इंप्लीमेंट करते टाइम क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर पीपल के अंदर ही नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, पीपल के अंदर ही अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की इशू आती है, देखो जब भी कोई ईआरपी इंप्लीमेंट हो रहा है, ईआरपी सिस्टम को जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत आपको सबसे ज्यादा वहीं पे होती है, ग्रेटर सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को ट्रेन करने की इंप्लीमेंट करते टाइम ही होती है। पर कई बार क्या होता है, ओवर बजट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का बजट जो होता है वो बाहर चला जाता है, बजट से बाहर पैसा खर्च हो जाता है, तो बजट क्या कर देती है, ट्रेनिंग को कट डाउन कर देती है, ट्रेनिंग को कट डाउन ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड डिपार्टमेंट ट्रेनिंग को खत्म कर देती है। कई बार क्या होता है, इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनका पैसा बहुत खर्च हो गया, फिर लोगों को जब उसको काम करना सिखाना है तो लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली काम कैसे करना है, पर ऑर्गेनाइजेशन में इतना पैसा नहीं बचता, बजट आउट ऑफ बजट वो काम कर, मतलब आउट ऑफ बजट चले जाते हैं, पैसा नहीं बचता, रिसोर्सेज नहीं बचती, तो वो ट्रेनिंग को कई बार कट डाउन कर देते हैं, ये रिस्क आ सकता है। तो कंट्रोल क्या है, ट्रेनिंग जो है वो प्रोजेक्ट मैनेज्ड एक्टिविटी है, ये समझना जरूरी है कि ट्रेनिंग अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करना है, तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग कौन देगा, यूजर्स, जो भी लोग यूज करने वाले उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, स्किल्ड कंसल्टेंट से, जो स्किल्ड लोग हैं वो लोग उसको ट्रेन करेंगे यूजर को कि आपको इस सिस्टम को कैसे क्या काम में लेना है। जो हार्डवेयर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन्होंने हार्डवेयर बनाया है या जो हार्डवेयर को यूज में ले रहे हैं, जो हार्डवेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लोग भी जहां से भी खरीद के लाए, वो सिखाएंगे कि इस हार्डवेयर को कैसे क्या काम में लेना है। पैकेज वेंडर्स, जिनसे अपन ने जिन वेंडर से वो पैकेज लिया है, एचआर का लिया है कि फाइनेंस का लिया, वो अपन को सिखाएंगे कि इस पे काम कैसे करना है। तो ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। यूजर को ट्रेनिंग कौन कौन देगा, यूजर को स्किल्ड कंसल्टेंट ट्रेनिंग दे सकते हैं, हार्डवेयर के रिप्रेजेंटेटिव या पैकेज वेंडर्स ट्रेनिंग दे सकते हैं। और रिस्क है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग को कट डाउन कर देती है क्योंकि बजट उनके पास खत्म हो जाता है, वो आउट ऑफ द बजट हो जाती है, इसीलिए। नेक्स्ट पीपल रिस्क क्या हो सकता है, दैट इज स्टाफ टर्नओवर। लोग नौकरी छोड़कर जाने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है, देखो ईआरपी में मैंने बताया सब कुछ इंटीग्रेटेड होता है, इंटीग्रेटेड मतलब सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब सब चीजें कनेक्टेड है तो उसको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कोई भी बंदा आसानी से इतनी सारी कनेक्टेड चीजों को नहीं समझ सकता, उसके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपनी नौकरी छोड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या काम किस तरीके से हो रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहे, सब चीजें कनेक्टेड है, इसमें किया तो यहाँ इम्पैक्ट ऐसा पड़ा, यहाँ ऐसा पड़ा, यहाँ ऐसा पड़ा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हाई नॉलेज की जरूरत है। और कई बार क्या होता है, लोग नौकरी छोड़ने लगे क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे, स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे थे, जब सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा था, सिस्टम इम्प्लीमेंट था, उस टाइम पे उन्होंने नौकरी छोड़ दी। कई लोग ऐसा होता है इम्प्लीमेंट होते होते, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है, ईआरपी के इम्प्लीमेंटेशन में 1 से 4 साल लगते हैं। तो अगर इतना टाइम लग रहा है तो लोगों ने नौकरी छोड़ दी, लोगों ने नौकरी छोड़ दी तो आपको इम्प्लीमेंट करने में टाइम ज्यादा लगेगा, आपका इम्प्लीमेंटेशन डिले हो जाएगा।
पहले जो काम आपका 2 दिन में हो रहा था, अब लोगों ने नौकरी छोड़ दी तो नए लोगों को लाना पड़ेगा और आपकी कॉस्ट भी ज्यादा लगने लग जाएगी, आप ओवर कॉस्ट पे काम करना शुरू कर देंगे, तो आपका ये रिस्क हो सकता है। क्योंकि सारी चीजें इतनी कनेक्टेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को समझना मुश्किल है कैसे क्या काम करना है, तो लोग नौकरी छोड़ने लग जाते हैं। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर नौकरी छोड़ दे तो इम्प्लीमेंटेशन में आपका डिले हो जाएगा, जो चीज आपकी 2 दिन में हो सकती थी वो 10 दिन में भी पूरी नहीं हो रही और कॉस्ट भी आपकी ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी, ये रिस्क हो सकता है। तो कंट्रोल्स क्या लगाओ, जो एम्प्लॉइज को अलोकेट करो एज पर दी उनकी स्किल्स, जैसी उनकी स्किल्स है वैसी उनको जॉब दो, उनको उसी के अकॉर्डिंग अलोकेट करो। अगर किसी को आईटी पढ़ाना है तो उसको आईटी पढ़ाने को दो, उसको अकाउंट्स का काम मत दो, वो अकाउंट्स का काम नहीं समझ पाएगा। जिसको अकाउंट्स पढ़ाना है तो उसको अकाउंट्स का काम दो। तो लोगों को जैसी स्किल्स है उसको उसके अकॉर्डिंग अलोकेट करो, उनको कंपनसेशन देते रहो, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते रहो, तभी तो वो खुश रहेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, और जितना खुश रहेंगे उतना ज्यादा टाइम तक वो आपके साथ काम कर सकते हैं। तो एम्प्लॉइज जैसी आपकी स्किल्स वैसे आपको अलोकेट किया जाए, वैसा आपको काम दिया जाए, आपको कंपनसेशन दो, बेनिफिट्स दो, ताकि वो लोग खुश रह सके, और खुश रह सकेंगे तो वो ज्यादा टाइम तक, लंबे समय तक आपके साथ काम कर सकेंगे। तो टर्नओवर की प्रॉब्लम कम होनी शुरू हो जाएगी। देन पीपल रिलेटेड रिस्क में ही नेक्स्ट रिस्क है आपके पास, दैट इज टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट कई बार क्या होता है जब आप ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो टॉप मैनेजमेंट को सपोर्ट नहीं मिल पाता। टॉप मैनेजमेंट कहता है हम आपको पूरा सपोर्ट नहीं करेंगे, या कई बार टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो ग्रांट नहीं करता परमिशन को। किस चीज की परमिशन? वो हमें परमिशन नहीं दे रहा टॉप मैनेजमेंट की। जितनी रिसोर्सेज मुझे चाहिए, जितना पैसा और जो भी चीजें चाहिए उसके लिए परमिशन कई बार मना कर देता है। तो अगर टॉप मैनेजमेंट ने परमिशन नहीं दी या पूरा सपोर्ट नहीं दिया तो मैं उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। तो कंट्रोल क्या है? आप ईआरपी को इम्प्लीमेंट करना शुरू ही कब करो? जब टॉप मैनेजमेंट पूरा कन्विंस हो चुका आपसे कि हाँ ठीक है आप सही इम्प्लीमेंट कर रहे हो और आपको फुल सपोर्ट करने के लिए रेडी है, वो आपको गारंटी दे रहा है मैं हमेशा हर सिचुएशन में आपको फुल सपोर्ट करूंगा, तभी आप उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करो। अदरवाइज आप इम्प्लीमेंटेशन शुरू ही मत करो कि बीच में टॉप मैनेजमेंट मना नहीं कर दे, रिसोर्सेज जो चाहिए उसके लिए मना ना कर दे। एंड लास्ट पीपल रिलेटेड रिस्क है, दैट इज कंसल्टेंट्स। देखो ईआरपी को इम्प्लीमेंट कौन करता है? एक्सपर्ट्स। ईआरपी को आज आप और हम तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए। उन एक्सपर्ट्स का नाम अपन ने क्या कह दिया? जो कंसल्टेंट्स है वो एक्सपर्ट्स हैं। अब ये कंसल्टेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का बंदा भी हो सकता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई बाहर का एम्प्लॉय भी हो सकता है जो कंसल्टेंट है। अब बाहर का बंदा है तो उसको मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट के बारे में नहीं पता, उसको मेरी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कल्चर क्या है, किस तरीके से लोग कैसे काम करना या पसंद करते हैं वो उसको नहीं पता। तो दिक्कत आ सकती है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या कंट्रोल लगाओ? आप जो कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट को एक लाइसेंस ऑफिसर असाइन कर दो, लाइसेंस ऑफिसर दे दो कंसल्टेंट के साथ। लाइसेंस ऑफिसर कौन होते हैं? ऐसे बंदे जो कंसल्टेंट को आपकी कंपनी के बारे में समझाएंगे। ऐसे लोग जो जिनको अपनी कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज है वो कंसल्टेंट को समझाएंगे कि हमारी कंपनी ऐसी है, उसका ये कल्चर है, यहाँ के लोगों को ये चीज इस तरीके से काम करना आता है, जो भी हमारी कंपनी के बारे में समझा पाएगा। प्लस एक सीनियर मैनेजर कंसल्टेंट को असाइन करो। एक कंसल्टेंट को कोई भी परमिशन की जरूरत है तो फट सीनियर मैनेजर तो वो परमिशन ले सकता है, तो ताकि ये लाइसेंस ऑफिसर और सीनियर मैनेजर मिलकर कंसल्टेंट को फैमिलियराइज करा सकें, अपनी कंपनी के बारे में बता सकें कि कंपनी इस तरीके की है, यहाँ काम ऐसे होता है, यहाँ लोगों को ऐसा काम करना आता है, ये नहीं आता, इतने एम्प्लॉइज काम कर सकते हैं, ये जो भी है वो हमारे लोगों के बारे में उसको बता सके। तो ये सारे आपके पीपल रिलेटेड रिस्क है जब अपन ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो क्या क्या रिस्क है? पहला रिस्क है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट, अगर आपकी जॉब प्रोफाइल चेंज हो गई तो कुछ जॉब्स तो इरिलेवेंट हो गई, कुछ नई जॉब्स क्रिएट हो गई, तो लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दो, प्लस वेल डॉक्यूमेंटेड मैनुअल्स होने चाहिए, प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दो ईआरपी पे कैसे काम करना है, ताकि जब वो इम्प्लीमेंट करे उसको तो उनको दिक्कत ना आए। आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करते टाइम क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा, कितनी फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, कितना और इंप्रूव करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग को, ये सारा सोचना पड़ता है रिस्क हमारे लिए। तो हर एक प्रोजेक्ट का मिशन होना चाहिए, प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, उस डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर्ली साइन होना चाहिए। साइन कौन कौन करेगा? यूजर एंड सीनियर मैनेजर उसको साइन करेंगे हमेशा। देन चेंज मैनेजमेंट, अगर प्रोजेक्ट का स्कोप अगर अपन को चेंज करना हो तो ये रिस्क हो सकता है। तो
चेंज करने का प्रोसीजर क्या है ये आप क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए एंड लोगों को समझाओ, सब लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है चेंज करने के लिए, सब लोग उस पर काम करेंगे, नए चेंज प्रोसीजर पे काम करेंगे। देन ट्रेनिंग, ईआरपी के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरत है, पर कई बार ऑर्गेनाइजेशन में पैसा खत्म हो जाता है तो वो ट्रेनिंग को कट डाउन कर देती है। तो कंट्रोल क्या है कि उनको प्रॉपर यूजर को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। कौन देगा? स्किल्ड कंसल्टेंट देंगे या हार्डवेयर रिप्रेजेंटेटिव या जो पैकेज वेंडर्स हैं वो आपको ट्रेनिंग देंगे। स्टाफ टर्नओवर, क्योंकि इतना सब कुछ कनेक्टेड है तो कॉम्प्लिकेटेड है तो लोग नौकरी छोड़कर जाने लग जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे छोड़ने जाने लग जाते हैं, तो उससे इम्प्लीमेंटेशन में भी टाइम लगेगा और कॉस्ट ज्यादा आने लग जाएगी। तो क्या हो, जिसकी जैसी स्किल उसको वैसी जगह पे वैसी जॉब उसको दे दो, प्लस उनको कंपनसेशन बेनिफिट्स दो ताकि वो खुश रहे और टर्नओवर कम से कम हो सके। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, कई बार टॉप मैनेजमेंट आपको सपोर्ट नहीं करता या परमिशन नहीं देता कि जो आपको रिसोर्सेज चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो कई बार उसकी परमिशन नहीं देता। तो आप इम्प्लीमेंटेशन तब ही शुरू करो जब आप टॉप मैनेजमेंट आपको कंप्लीट सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कंप्लीट कन्विंस्ड है, तभी शुरू करो, नहीं इम्प्लीमेंटेशन शुरू ही मत करो ईआरपी का। कंसल्टेंट एक ऐसा बंदा है जो बाहर का है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी अब इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, तो उसको तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता, कैसा काम होता है, क्या एनवायरनमेंट है। तो कंट्रोल क्या होगा, उस एक्सपर्ट को असाइन कर देंगे, एक तो लाइसेंस ऑफिसर, एक सीनियर मैनेजर। लाइसेंस ऑफिसर कौन है? जो कंसल्टेंट को मेरी कंपनी के बारे में अच्छे से समझा सकता है, इस कंपनी में इतने लोग हैं, जो मीडिएटर टाइप्स नहीं होते उनको लाइसेंस कहते हैं, वो समझा सकते हैं इस कंपनी में इतने लोग हैं, यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट है, ये कल्चर है, सब कुछ वो समझा सकते हैं ताकि कंसल्टेंट को उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत ना आए और उस चीज के लिए वो फेमिलियराइज हो सके। ठीक है, ये तो सारे अपन ने पढ़े पीपल रिलेटेड रिस्क, कि पीपल रिलेटेड क्या क्या रिस्क ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ सकते हैं जब भी ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट रिस्क अपन पढ़ेंगे दैट इज प्रोसेस रिलेटेड रिस्क। प्रोसेस, आप ईआरपी करते ही क्यों हो? ईआरपी करते ही क्यों? ताकि आपका एम ही होता है कि किसी भी प्रोसेस को अपन इफेक्टिव, एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बना सकें। किसी भी प्रोसेस को इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव बना सकें, इसीलिए तो अपन ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो प्रोसेस रिलेटेड रिस्क भी बहुत सारे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं प्रोसेस रिलेटेड रिस्क? पहला है इसके अंदर प्रोग्राम मैनेजमेंट। प्रोग्राम मैनेजमेंट, कई बार क्या होता है इंफॉर्मेशन गैप होता है, कई बार क्या हो जाता है ईआरपी में इंफॉर्मेशन गैप हो जाता है। किन किन के बीच में इंफॉर्मेशन गैप हो जाता है? बिटवीन द डे टू डे प्रोग्राम मैनेजमेंट एक्टिविटीज, जो डे टू डे जो प्रोग्राम मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं, कि जो डे टू डे काम हो रहा है उन सबको मैनेज करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हैं, एंड आपके जो ईआरपी फंक्शंस हैं, ईआरपी फंक्शंस जैसे ईआरपी के डिपार्टमेंट्स लाइक लॉजिस्टिक, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में एक तो डे टू डे जो काम हो रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज और जो ईआरपी के फंक्शन, उनके बीच में कई बार इंफॉर्मेशन गैप हो जाता है, उसकी वजह से रिस्क क्रिएट हो सकता है। तो कंट्रोल क्या कर दो, ब्रिज कर दो, इस इंफॉर्मेशन गैप को खत्म कर दो, ब्रिज कर दो, कवर अप कर दो इस इंफॉर्मेशन गैप को जो ईआरपी के अंदर है और जो मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर है, ताकि हमेशा रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सके रियल टाइम पे जब चाहिए। मतलब स्टॉक हर जगह अगर 10 क्वांटिटी है तो डे टू डे मैनेजमेंट एक्टिविटीज भी 10 दिखा रही हैं, तो आपका जो इन्वेंटरी डिपार्टमेंट है वो भी हमेशा हर वक्त 10 ही दिखा रहा है। मतलब रियल टाइम पे हर चीज अपडेट हो जानी चाहिए, रियल टाइम लिंकिंग होनी चाहिए ताकि उसको देखकर अच्छे डिसीजंस लिए जा सके। तो जो भी इंफॉर्मेशन गैप आ रहा है बिटवीन द प्रोग्राम एक्टिविटीज एंड द ईआरपी फंक्शंस, वो गैप यहाँ पे खत्म कर दो। ये कंट्रोल आपने लगा दिया ताकि इंफॉर्मेशन रिलायबल हो और उसको देखकर अपन अच्छे डिसीजंस ले पाए। सेकेंड है इसके अंदर रिस्क, प्रोसेस रिलेटेड रिस्क में, दैट इज बीपीआर। कोई मुझे बता सकता है बीपीआर मतलब क्या होता है? अपन ने एसएम में पढ़ा था, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आप में से कोई भी मुझे बता सकता है बीपीआर का मतलब क्या होता है? एसएम में पढ़ चुके हैं अपन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस को एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना। ठीक है, स्क्रैच, और क्या था बेटा उसके अंदर? वेरी गुड, स्क्रैच तो था, और एक वर्ड था ड्रामेटिक रिलेटेड। मनीष, एक वर्ड था इसमें ड्रामेटिक, ध्यान है? कुछ ऐसा कुछ था ड्रामेटिक, याद नहीं है अभी। कोई बता सकता है इस वर्ड का मतलब क्या होता है ड्रामेटिक?
बहुत ज्यादा बड़ा चेंज। ज्यादा चेंजेस करना। यहाँ पे बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस नहीं है, 80 to 90% इंप्रूवमेंट चाहिए होता है आपको किसी भी प्रोसेस के अंदर। ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट, सिर्फ 5 to 10% से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज नहीं है, यहाँ पे ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट या ड्रामेटिक चेंज की बात की जाती है, बहुत ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं। तो कंट्रोल क्या लगाओ? कंट्रोल आपके लिए हो सकता है आप ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग मतलब किसी भी चीज को चेंज करना। आपको अगर अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना है तो आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, उससे आपका प्रोसेस इम्प्रूव हो सकता है। आपको अपना जो जॉब का डिस्क्रिप्शन है वो चेंज करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो चेंज करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, यूज ऑफ आईटी, ये सारी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो आप अपने प्रोसेस में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, उसको ज्यादा इफेक्टिव एफिशिएंट बना सकते हो। तो दो ही है प्रोसेस रिलेटेड रिस्क, एक तो है प्रोग्राम मैनेजमेंट। प्रोग्राम मैनेजमेंट मतलब अगर इंफॉर्मेशन गैप आ जाए बिटवीन द डे टू डे एक्टिविटीज एंड जो ईआरपी फंक्शंस है, ये रिस्क हो सकता है। कंट्रोल क्या कर दो? ब्रिज कर दो, गैप को खत्म कर दो। गैप खत्म हो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन रिलायबल मिलेगी और डिसीजन मेकर उसको देखकर डिसीजन ले पाएंगे। सेकंड बेसिस है बीपीआर। बीपीआर का मतलब क्या होता है कि ड्रामेटिक, बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा चेंजेस तो रिस्क आ सकता है। तो कंट्रोल क्या है? अगर आपको प्रोसेस को इम्प्रूव करना है तो आप अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दो, जॉब्स का डिस्क्रिप्शन, मैनेजमेंट, आप परफॉर्मेंस, आपका यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, तो आप अपने प्रोसेस को और इम्प्रूव और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है इसके अंदर बीपीआर, सॉरी ईआरपी के अंदर नेक्स्ट तरीके का रिस्क है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल रिस्क। अब टेक्नोलॉजिकल रिस्क आ सकता है भाई, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको रिस्क फेस करना पड़ सकता है। आपको पता है आज की दुनिया में अगर आपको सरवाइव करना है आज के टाइम पे, तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, तो ही आप सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजिकल रिस्क क्या हो सकते हैं? बेसिस रिस्क एंड कंट्रोल क्या हो सकते हैं? सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, पहला है सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। क्या मतलब होता है सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी का? क्या मतलब होता है? देखो, जो ईआरपी सिस्टम है उसके अंदर यहाँ एक वर्ड लिखा MYRIAD, इसका मतलब लिख दो MYRIAD, माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब कहीं लिख लो अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, इसका मीनिंग लिख कर रख लो ताकि आपको समझ में आएगा। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। अब क्या होता है ईआरपी के अंदर? ईआरपी के अंदर आपको पता है बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं ईआरपी के अंदर। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी, तो लॉजिस्टिक भी ईआरपी के अंदर है, मटेरियल भी है, प्रोडक्शन भी है, फाइनेंस भी है, एचआर भी, बहुत सारा है। अगर ये सारे फीचर्स, और जरूरी नहीं है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को ये सबकी रिक्वायरमेंट हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी को सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जरूरत ना हो सकता है किसी को लॉजिस्टिक की जरूरत ना, कोई बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको इतने सारे फीचर्स की जरूरत नहीं, पर अगर उसने ईआरपी इंप्लीमेंट कर रखा, उसको अगर ये सारे फीचर्स को इंप्लीमेंट करना पड़ गया तो उसके लिए बहुत डिजास्टरस हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है, ये रिस्क हो सकता है ईआरपी के अंदर, क्योंकि इतने सारे फीचर्स, इतने सारे फंक्शंस है, और अगर आपको उनमें से कुछ ही फंक्शन की जरूरत है, पर अगर आपको सबको खरीदना पड़ रहा है या सबको इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंट्रोल क्या लगा है यहाँ पे? कंट्रोल है कि जो आपको चाहिए आप सिर्फ उतना ले लो। ईआरपी आपको ये फैसिलिटी देता है कि जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उतना इनकॉर्पोरेट कर लो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एचआर की जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एचआर इनकॉर्पोरेट सकते हैं, एचआर के साथ फाइनेंस की जरूरत है तो फाइनेंस भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मतलब जितनी जरूरत है इतना इनकॉर्पोरेट कर लिया। प्लस अगर फ्यूचर में मुझे और रिक्वायरमेंट है, मैं एचआर फाइनेंस तो काम में ले ही रही थी आपका, फ्यूचर में मुझे आपसे मार्केटिंग भी चाहिए तो मैं वो भी ले सकती हूँ, फ्यूचर में मुझे आपसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट चाहिए तो मैं वो भी आपसे ले सकती हूँ। तो ऐसा होना चाहिए ईआरपी सिस्टम, ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए ईआरपी सिस्टम। ऐसा नहीं होना चाहिए ईआरपी का सॉफ्टवेयर की उस सॉफ्टवेयर के सारे मॉड्यूल्स को मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे चाहिए ही नहीं तो मुझे दिक्कत आ सकती है। तो कैसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए उसका? ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि जितना सॉफ्टवेयर का पार्ट, जितने मॉड्यूल्स की जरूरत है सिर्फ उनको तो आपने ले लिया, प्लस अगर फ्यूचर डेट में मुझे और मॉड्यूल्स की जरूरत है तो मैं उसमें से और मॉड्यूल्स को भी ले सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले आपने एचआर फाइनेंस ले लिया तो अब आप मेरे से फ्यूचर में और कोई मॉड्यूल्स नहीं ले सकते, फ्यूचर में और जरूरत है तो और भी आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, देन
नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी रिस्क एंड कंट्रोल के अंदर, दैट इज टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई तो काम दिक्कत आ जाएगी। ईआरपी, अगर टेक्नोलॉजी खराब टेक्नोलॉजी हो गई तो अपन जो ईआरपी के टूल्स हैं उनको इतने अच्छे से काम में नहीं ले पाएंगे जितने अच्छे से पहले अपन काम में ले रहे थे। टेक्नोलॉजी अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहा, तो इसीलिए आपका ईआरपी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें आसानी से आप इनहेंसमेंट कर सको। इनहेंसमेंट मतलब बढ़ाना हो तो इंक्रीज करना हो तो कर सकते हो, और कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो। इसमें आसानी से अपग्रेडेशन हो सकता है, आपको अपडेट करनी है टेक्नोलॉजी तो हो सकती है। क्वालिटी ऑफ द वेंडर सपोर्ट, वेंडर किस तरीके की कैसा अपन को सपोर्ट करता है वो अपन और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ईआरपी सिस्टम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टेक्नोलॉजी एक बार लगा दी तो वो अगर ऑब्सोलीट हो गई तो पूरा सिस्टम खराब, क्योंकि उसके टूल्स फिर अपन उतने अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो ईआरपी सिस्टम ऐसा होना चाहिए, कंट्रोल क्या लगाओगे कि इसको आसानी से एनहांस कर सकते हैं, कि उसमें और फीचर्स बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हो और फंक्शंस बनाना चाहते हो उसको आसानी से अपडेट कर सकते हो। वेंडर मतलब अपन को ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। दैट इज टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल। इसी में थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल के अंदर, टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल के अंदर थर्ड पॉइंट है आपका, दैट इज इनहैंसमेंट एंड अपग्रेडेशंस। इनहेंसमेंट मतलब बढ़ाना एंड अपग्रेडेशन की चाहो जब अपग्रेड कर दो। तो कई बार क्या होता है टेक्नोलॉजी जो अपग्रेडेड नहीं होती, अप टू डेटेड नहीं होती, तो उसकी वजह से हम टूल्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो आप मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी काम में लो जिसको आप आसानी से इनहेंस भी कर सको, अपडेट भी कर सको कि जब अपडेट करना हो तब अपडेट भी हो जाए और जब उसमें और इनहेंसमेंट की जरूरत हो तब और भी हो जाए। जैसा अपना ये वाला पॉइंट था सेकंड, वैसा ही सेम पॉइंट है थर्ड की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट नहीं, उसको अपन इनहेंस कर सके। आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे वेंडर के साथ कि वो हमेशा मुझे अपडेटेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएगा, हमेशा इनहेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि एक टेक्नोलॉजी लगा दी और उसको अपन अपडेट नहीं कर सकते, एनहांस नहीं कर सकते, अप टू डेट रहनी चाहिए। इसी के अंदर फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजी के अंदर एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये काट देना, इसका फोर्थ पॉइंट नहीं करना, सिर्फ इसके 3 पॉइंट्स तक करने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट रिस्क एंड कंट्रोल है, दैट इज अदर इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। अदर इम्प्लीमेंट करते टाइम और भी बहुत सारे ईआरपी को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते टाइम और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से अपन उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। किसी भी ईआरपी सिस्टम को आप प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या इम्प्लीमेंटेशन विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब उसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करते उसको, ठीक है। तो क्या क्या और रिस्क और क्या क्या और कंट्रोल्स अपन लगा सकते हैं। पहला है इसके अंदर, दैट इज लेंदी इम्प्लीमेंटेशन टाइम। लेंदी इम्प्लीमेंटेशन टाइम, ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने में बहुत समय खर्च होता है। ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने में 1 से 4 साल तक का समय लग सकता है, 1 से 4 साल तक का समय लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कितना बड़ा है, बिजनेस छोटा है तो थोड़ा कम समय लगेगा और बिजनेस बड़ा है तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। आपको पता है जो टेक्नोलॉजी है वो डेली चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है। तो जब आपने शुरू किया होगा इम्प्लीमेंट करना और जब आपका इम्प्लीमेंटेशन खत्म हुआ तब तक दोनों के बीच में जो टेक्नोलॉजी वो सेम नहीं रह सकती। शुरू किया 4 साल का समय लग गया इम्प्लीमेंट होते होते तक, तो शुरू किया तो मार्केट में कुछ और टेक्नोलॉजी चल रही थी और खत्म किया तो मार्केट में कुछ और टेक्नोलॉजी चल रही है। तो आपको इसका रिस्क हो सकता है और एम्प्लॉय टर्नओवर का भी रिस्क यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि इतना लंबा समय है, 1 से 4 साल के बीच में तो आपके लोग छोड़कर भी जा सकते हैं नौकरी। टेक्नोलॉजी जो शुरुआत में थी, एंड में क्या पता मार्केट में वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई हो। इतना लंबे समय तो ये सारे रिस्क आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो कंट्रोल क्या लगाओ, आप लोगों के अंदर एंथुसियाज्म जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनके अंदर आप एंथुसियाज्म क्रिएट करने की कोशिश करो, आप उनका मोमेंटो हाई करने की कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा उनको खुश रखो, बेनिफिट्स दो, कंपनसेशन दो। आप अपने वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आप हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट करते रहेंगे। आप ये सारा काम करो ताकि ये वाला रिस्क आपका इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कम से कम पड़ सके।
क्योंकि इम्प्लीमेंट करने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम आ सकती है, लोग नौकरी छोड़ सकते हैं। तो कंट्रोल क्या लगाया, लोगों के अंदर एंथुसियाज्म क्रिएट किया, मोमेंटो हाई किया और वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हमेशा टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहेंगे, एनहांस होती रहेगी टेक्नोलॉजी, ताकि टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट की हमारी कोई दिक्कत ना आए। सेकेंड रिस्क हो सकता है इनसफिशिएंट फंडिंग, पैसा पूरा नहीं मिला, पैसा बजट पास नहीं हुआ। कई बार क्या होता है, ईआरपी के लिए जो बजट एलोकेट किया जाता है वो कंसल्ट एक्सपर्ट से कंसल्ट किए बिना ही बजट को एलोकेट कर देते हो, एक्सपर्ट से कंसल्ट किए बिना ही बजट को एलोकेट कर दिया जाता है। मतलब किसी एक अथॉरिटी ने बजट कहा कि ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 5 लाख रुपए तक का बजट कह दिया, पर आपने एक्सपर्ट्स को पूछा ही नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट ही तो है जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने जा रहा है और उसको पता है कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, उसको पता है 7 लाख रुपए तक के खर्च हो जाएंगे। उससे पूछे बिना ही अगर आपने बजट को एलोकेट कर दिया तो आपको कई बार इम्प्लीमेंटेशन ऑन द वे रोकना पड़ता है, ऑन द वे बीच में ही रोकना पड़ता है, ऑन द वे ही इम्प्लीमेंटेशन रोकना पड़ेगा। ऑन द वे क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑन द वे मतलब क्योंकि बजट आपकी प्रॉब्लम आ गई, काम करते करते फंड्स कम पड़ गए तो आपको इम्प्लीमेंटेशन बीच में ही रोकना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बजट है वो वैसे ही एलोकेट कर देते हो, बिना एक्सपर्ट से पूछे बिना आप वैसे एलोकेट कर दिया, तो इम्प्लीमेंटेशन आपको बीच रास्ते में ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि बजट्स आपके पास वहां पे कम पड़ जाएंगे, फंड्स कम पड़ जाएंगे आपके पास। तो इसको कंट्रोल क्या लगाया, जितने नेसेसरी फंड्स हैं, जितने जरूरत है उतना फंड्स आप एलोकेट करो ईआरपी के लिए। 7 लाख की जरूरत है तो 7 लाख का तो एलोकेट होना ही चाहिए, प्लस कुछ और फंड्स आप एलोकेट करो, सम मोर फंड्स फॉर द कंटिजेंसी, की कोई भी अगर एक्स्ट्रा कोई दिक्कत आ जाए फ्यूचर में तो थोड़ा सा पैसा और उसके लिए रिजर्व में रखो कि वो अपन ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में और खर्च कर सकते हैं। तो सेकंड इशू आ गया इनसफिशिएंट फंडिंग का अपना इशू आ सकता है कि पैसा पूरा नहीं मिला, उसकी वजह से भी सही ईआरपी अपन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, काम करते करते बीच में रुक गया। ठीक है, देन थर्ड है अदर इम्प्लीमेंटेशन इशू में, दैट इज डेटा सेफ्टी। डेटा सेफ्टी की दिक्कत आ सकती है ईआरपी के अंदर। ईआरपी के अंदर ओनली सेट ऑफ डेटा है, ओनली मतलब एक ही जगह डेटा है, सारा सेंट्रलाइज्ड है तो उसी सेंट्रल सिस्टम पे डेटा है, आपके पास एक ही जगह पे डेटा पड़ा है। अगर ये डेटा लॉस हो गया तो पूरा सिस्टम स्टैंड स्टिल हो जाएगा, पूरा काम रुक जाएगा अगर ये डेटा लॉस्ट हो गया तो। इसीलिए क्या करो, बैकअप रखो, एक ही जगह जो डेटा स्टोर हो रहा है सेंट्रलाइज डेटाबेस पे उसका बैकअप रखो हमेशा। एंड फिजिकल कंट्रोल्स, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स जो अपने पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 में, वो आप काम लो कि फिजिकली कोई बंदा अपने सिस्टम को हार्म ना पहुंचा पाए, फिजिकली कोई बंदा अपने डेटा की सेफ्टी को हार्म ना पहुंचा पाए। ठीक है, देन नेक्स्ट है दैट इज स्पीड ऑफ ऑपरेशन, काम करने की स्पीड। क्योंकि यहाँ सारा डेटा एक जगह पे है तो धीरे धीरे लोड बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी। सारा डेटा सेंट्रल डेटाबेस में ही है तो सेंट्रल डेटाबेस में डेटा इकट्ठा होता जाएगा और उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए क्या करो, जो भी रिडंडेंट डेटा है, कंट्रोल क्या लगा रहे हो, डुप्लीकेट डेटा को तो हटा ही दो, डुप्लीकेट डेटा एक भी मत रखो सेंट्रल डेटाबेस के अंदर। एंड आप डेटा वेयर हाउसिंग की टेक्निक काम में लो कि जहां पे डेटा की कॉपी उठाकर रख सको, वहां पे उसको एनालाइज कर सको क्या काम का है क्या काम का नहीं है, ताकि बिना काम के डेटा को वहां से हटा दें। एंड आप अपने हार्डवेयर को हमेशा अपडेट करते रहो, हार्डवेयर को अपडेट करते रहो, मतलब 2 GB की रैम थी तो उसको 4 GB की कर दो, 64 GB की हार्ड डिस्क थी तो उसको 128 GB की हार्ड डिस्क कर दो। हार्डवेयर को हमेशा अपडेट करते रहो ताकि उसकी स्पीड कम ना हो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है अदर इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज में, दैट इज सिस्टम फेलियर। सारी चीजें एक सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टेड है, सारे डिपार्टमेंट्स एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड है, एक ही सिस्टम है, सब लोग उससे कनेक्टेड है। अगर ये सिस्टम फेल तो पूरा का पूरा मेरा जो भी काम है वो स्टैंड स्टिल हो जाएगा, मेरा पूरा बिजनेस रुक जाएगा। तो क्या करो आप, हमेशा बैकअप रखो, हर चीज का आपके पास बैकअप होना चाहिए। आपके पास हार्डवेयर का भी ऑल्टरनेट होना चाहिए।
हार्डवेयर का ऑल्टरनेट मतलब एक सीपीयू ने काम नहीं किया तो मेरे पास दूसरा सीपीयू, तीसरा सीपीयू तक अवेलेबल होना चाहिए। इंटरनेट का भी मेरे पास ऑल्टरनेट होना चाहिए, अगर ये वाला इंटरनेट ने काम नहीं किया तो ये इंटरनेट होना चाहिए, ये इंटरनेट होना चाहिए, ताकि अगर मेरा प्राइमरी सिस्टम फेल हो जाए तो मेरे पास सेकेंडरी सिस्टम हमेशा अवेलेबल रहे, मेरा काम कभी भी ना रुके। तो आपके पास सिस्टम फेलियर की भी इश्यू आ सकती है। एंड लास्ट है इसके अंदर, दैट इज डेटा एक्सेस। डेटा एक्सेस, डेटा एक्सेस क्योंकि डेटा सारा का सारा एक जगह पे स्टोर्ड है, सेंट्रली स्टोर्ड है, सेंट्रली डेटा यहाँ पे स्टोर किया गया है, तो कोई भी किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है, मतलब कोई भी नॉन रेलिवेंट डेटा को भी एक्सेस कर सकता है। सेल्स वाला बंदा फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट के डेटा को भी एक्सेस कर सकता है क्योंकि सारा डेटा एक जगह पर है। तो कंट्रोल क्या लगा दोगे आप? एक्सेस राइट्स लगाओ। एक्सेस राइट्स मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी ही डेटा देखने की परमिशन मिलेगी। नीड टू नो एंड नीड टू डू, आपको जितना जानने की जरूरत है, जितना काम में आने वाला है, सिर्फ उसी डेटा को एक्सेस करने की परमिशन दी जाएगी, बाकी किसी चीज को आपको एक्सेस करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो अदर इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज में क्या पढ़ा? लेंथी इम्प्लीमेंटेशन, टाइम बहुत लगता है, 1 से 4 साल का समय लग रहा है। तो टेक्नोलॉजी जो शुरुआत में थी एंड तक आते आते वो टेक्नोलॉजी भी ऑब्सोलीट हो सकती है, लोग भी नौकरी छोड़कर जा सकते हैं। तो कंट्रोल क्या लगाओगे? लोगों के अंदर एंथुसियाज्म, मोमेंटो हाई करने की कोशिश करो ताकि वो हमेशा मोटिवेटेड होकर काम कर सके। एंड वेंडर से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि वो हमेशा टेक्नोलॉजी को अपडेट करता रहेगा। इनसफिशिएंट फंडिंग, कई बार क्या होता है कि बिना एक्सपर्ट से पूछे बिना बजट अलॉट कर दिया, फिर इंप्लीमेंट करने गए तो पैसा कम पड़ गया और इंप्लीमेंटेशन बीच में रोक दिया गया। तो कंट्रोल क्या लगाओगे कि नेसेसरी जितना पैसा चाहिए उतना लोकेट करो, प्लस थोड़ा सा और रिजर्व में रखो कि अगर कोई दिक्कत आ गई तो और पैसा उसको दिया जा सके ताकि इंप्लीमेंटेशन आपका ना रुके। देन डेटा सेफ्टी, क्योंकि एक ही डेटा है मेरे पास, एक ही सेट है डेटा का, वो खो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम रुक सकता है। तो बैकअप रखो और फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगाओ कि फिजिकली भी कोई बंदा उस सिस्टम को हार्म ना पहुंचा सके। स्पीड ऑफ ऑपरेशन, सारा डेटा एक जगह पे रखा है तो लोड बढ़ता जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी। कंट्रोल क्या लगाओ? रिडंडेंट डेटा को हटा दो। डेटा वेयरहाउसिंग की टेक्निक काम है ताकि नॉन जो काम का डेटा नहीं है उसको हटा दे। एंड हार्डवेयर को हमेशा अपडेट करते रहो। सिस्टम फेलियर, अगर आपका सेंट्रल सिस्टम फेलियर तो पूरा का पूरा बिजनेस रुक जाएगा आपका, तो उसका बैकअप रखो। हार्डवेयर का भी, इंटरनेट का भी, हर चीज का, सीपीयू है, मॉनिटर है, आपका कीबोर्ड है, सबका बैकअप होना चाहिए ताकि प्राइमरी फेल हो गया तो सेकेंडरी सिस्टम हमेशा मेरे पास रहे। देन डेटा एक्सेस, क्योंकि सारी चीजें एक जगह है तो कोई भी बंदा किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है, तो कोई बंदा नॉन रेलिवेंट डेटा को भी एक्सेस कर सकता है। तो कंट्रोल क्या लगा? एक्सेस राइट्स लगा दी। नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस, जितना जानने की जरूरत है, जितना आपको काम आने वाला है, सिर्फ उसी डेटा को एक्सेस करने की परमिशन दी हमने आपको, और किसी डेटा को एक्सेस करने की परमिशन नहीं दी। ठीक है, ये थे अदर इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। लास्ट एकदम छोटा सा एक लास्ट इशू और बचा है अपना, दैट इज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इशू। एक ही है इसके अंदर पॉइंट, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इशू। अभी तक अपन को दिक्कत आ रही थी ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने में कि अपन ईआरपी को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे थे। अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि ईआरपी को मैंने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, ईआरपी सिस्टम को मैंने डाल तो दिया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट तो कर दिया, बट उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, आपको उसको मेंटेन करने की जरूरत है। ईआरपी में जो भी काम हो रहा है, ये जो मेंटेन है ये लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आपने स्कूटी है, स्कूटी खरीद तो ली, पर स्कूटी को अगर आपको ज्यादा समय तक चलाना है तो उसको मेंटेनेंस उसका करवाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसका ऑयल चेंज, उसकी सर्विसिंग अपन को करवानी पड़ेगी। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, तो एक ही इशू है, दैट इज लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए सबका कि हम हर चीज पे प्रॉपरली काम करेंगे। तो इसका रिस्क क्या हो सकता है? ईआरपी इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद हो सकता है आपको नए मॉड्यूल्स की जरूरत है। ये रिस्क हो सकता है कि उसके अंदर आपने कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर तो उसमें 10 ही मॉड्यूल थे, मुझे 11वें की और जरूरत पड़ गई, ये हो सकता है। नया वर्जन आ गया, उसको कैसे क्या इंस्टॉल करें, नए लोग उस पर काम करने आ गए तो उनको कैसे क्या ट्रेनिंग दी जाए, नई टेक्नोलॉजी आ गई, ये सारे आपका रिस्क हो सकता है। कंट्रोल क्या लगाएंगे कि कमिटमेंट होना चाहिए एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट की भी होनी चाहिए एंड यूजर्स की भी होनी चाहिए उस सिस्टम के लिए। मैनेजमेंट भी कमिट करे कि हम हमेशा नए मॉड्यूल्स को इंप्लीमेंट कर देंगे, नया वर्जन इंस्टॉल कर देंगे, और यूजर भी
हमेशा कमिट करें कि कुछ भी नया कोई नई टेक्नोलॉजी है तो उस पर भी हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब सब जगह एकदम सेम तरीके से काम होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी की जरूरत है मैनेजमेंट और यूजर के द्वारा। अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी कोई इश्यूज नहीं चाहिए तो मैनेजमेंट भी कमिटेड होना चाहिए और यूजर भी हमेशा उस सीआरपी सिस्टम के लिए कमिटेड होना चाहिए कि नए मॉड्यूल्स को आप ऐड कर दोगे, नए वर्जन्स पे हम काम कर लेंगे, नई टेक्नोलॉजी पे काम कर देंगे, नए लोगों को काम करना सिखा देंगे एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हम कर देंगे। तो ये सारे अपन ने इश्यूज पढ़े हैं ईआरपी के अंदर। पीपल रिलेटेड इश्यूज पढ़े हैं अपन ने, प्रोसेस रिलेटेड रिस्क कंट्रोल पढ़े हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड अदर इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज पढ़े हैं कि ईआरपी को इम्प्लीमेंट करते टाइम क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी पूछना है बच्चों?